जेम्स टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम जेम कास्टिंग है और जेम कास्टिंग के अंदर हम जिन लोगों से बात करते हैं तो वह हैदराबाद में मौजूद उन तमाम शख्सियात को उठा करके लेकर आते हैं कि जो अपने दायरे के अंदर जेम्स से ज़्यादा बढ़कर हैं। तो आज मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। मैं इनके साथ बैठने के लिए काफ़ी अरसे से तखुदो कर रहा था और आज बिलाखिर ये मौका आ गया है मेरे हाथ में कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो आज मेरे जो मेहमान हैं इस जेम कास्टिंग के वो हैं जनाब सरफराज अहमद साहब और मिसेस सरफराज अहमद साहब, निगत सरफराज साहिबा। तो ये दोनों अफराद मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज इनके साथ बैठ करके हम अपनी जेम कास्टिंग करेंगे और गुफ्तगू करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, क्योंकि ऑफ स्क्रीन जो अभी हम बैठ के बात कर रहे थे तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी और इससे पहले भी एक छोटा सा चुटकुला बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा आ गया था। लेट्स सी देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जेम कास्टिंग का मकसद जो है वो पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसको हमने जेम कास्टिंग कर दिया है। अब जेम का जो लफ्ज़ है उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने ये दोनों जेम्स मौजूद हैं। इनसे बहुत सारे जेम्स इस हैदराबाद की मार्केट के अंदर बिखरे पड़े हैं जो इन लोगों ने तैयार किए अपने तहीं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड हल्का फुल्का सब वो बता दें कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और फिर आपकी तालीम का सिलसिला जो है वो किस तरह से और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारा थोड़ा सा हल्का सा। सर अब आप ये बताएंगे या मैं बताना शुरू करूं? आप में से कोई भी पहले बताना चाहे वो कहेंगे निगत साहब पहले आप बोलें। अब ये दोनों आप फैसला कर लें कि पहले कौन बोलेगा। आप ही बोल लीजिए। चले ठीक है सर, आप शुरू कीजिए। हमारे बड़े माइग्रेट हुए हैं इंडिया से। सर माइक में थोड़ा सा माइक में अच्छा। हाँ। बड़े हमारे माइग्रेट हुए हैं इंडिया से। ठीक है। इंडिया में यूपी में ज़िला बिजनौर है जहाँ से डिप्टी नज़ीर अहमद का भी ताल्लुक़ है। ठीक है। बहुत मशहूर नावल। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बहुत बड़ा नाम है, इस ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं जी। और वहाँ से माइग्रेट होकर हम सीधे मुल्तान एयरपोर्ट पर उतरे वाले। ठीक है। और वो फिर कराची और फिर हैदराबाद आ गए। ये सिर्फ चंद महीनों में हुआ, मुस्तकिल हैदराबाद आ गए। फिर मुस्तकिल हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार। माइग्रेशन के चंद महीनों के अंदर। ठीक है। हैदराबाद में सेटल होने की भी, जैसे कि मैंने सुना है, मैं तो जब नहीं पैदा हुआ था मेरे वालिद बीमार हुए तो उनके इलाज के सिलसिले में सारा कराची की आबादी भी कुछ नहीं थी। अच्छे लोग, अच्छे हकीम, अच्छे डॉक्टर ढूंढे, तबीयत ठीक नहीं हुई। हैदराबाद आकर उनको आबा हुआ की इतनी माफिक आई कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनका यहीं सेटल करेंगे। अच्छा, तो ये वजह बनी कि आप जो है वो हैदराबाद में मुस्तकिल। हाँ, ये वजह हुई। फिर उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र कराई। ठीक है। यहाँ पर ड्यूटी दी, फिर बस हमें यहाँ सेटल कर दिया और वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी फिर वहाँ पर वो शिफ्ट होते रहे। जी। अच्छा मैडम, आप अपना थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से जो सर ने अभी बताया। आप हैं तुम दोनों रिश्तेदार। अच्छा। दूर के लेकिन मेरे वालिदैन पहले पाकिस्तान आ गए थे। करीब है अभी तो दूर के कैसे करेंगे। अब तो लाजमी है। ठीक। मेरे वालिदैन पहले पाकिस्तान आ गए थे। ठीक है। वालिद मेरे ख़ास तौर पे, वालिदा मेरी लाहौर में ही थी। अच्छा। तो बहुत पहले ये लोग पाकिस्तान बनने से काफ़ी पहले मेरे वालिद आ गए थे। ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान बना, मेरे वालिदैन यही बताते हैं, तो उस ज़माने में मेरी वालिदा, मेरे पेरेंट्स की शादी हुई 1947 में, मार्च में। तो ये जो इंडिया में मेरे मेरे दादी और चाचा वगैरह सब इंडिया में थे। तो मेरे मदर जो थी वो पंजाबी स्पीकिंग थी। अच्छा। तो मेरे फादर और मदर ये सब लोग ना, वो एक ट्रेडिशन होती है ना कि वहाँ जाके गांव में वलीमा होगा। तो ये वहाँ गए गांव में, वहाँ से होकर जब वापस आए तो पता चला कि लास्ट ट्रेन इनकी थी जो कटे बगैर पाकिस्तान पहुँची थी। उसके बाद कत्लो गारिद शुरू हो गई। उसके बाद वो शुरू हुआ ना, जब माइग्रेशन शुरू हुआ तो कत्लो गारिद शुरू हुआ। एग्जैक्टली। तो लास्ट ट्रेन जो आई वो मेरे पेरेंट्स उसमें आए थे। अच्छा। पेरेंट्स और नानी वगैरह, नानी की अम्मी की नानी वगैरह सारे वो। ठीक है। तो
बहरहाल वो मैं लाहौर में पैदा हुई, वहीं से मैं पली बड़ी। तो फिर बाद में पता चला कि हमारे रिलेटिव्स हैदराबाद में भी हैं, तो मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। अच्छा, तो तो ये उसने इत्तेफाक था या उसने इत्तेफाक नहीं था। हमारे जो हमारी दादी जो थी, जो इनकी दादी थी, और मेरे वालिद की भी मेरे दादा की भी रिश्तेदार थी, चची पुप्पी वगैरह लगती थी। तो उन्होंने बताया कि एक मेरे जो 2 बच्चे, क्योंकि बाकी हमारे चचा अभी भी ना वो इंडिया में ही हैं, ज़्यादा फैमिली हमारी अभी इंडिया में, सरफराज के भी और मेरे भी। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे पाकिस्तान आ गए। मैं फिर वो मुलाकातें हुई, तो ये मुलाकातें फिर वो रिश्ते बन गए। ठीक। तो मैंने वहीं पढ़ा, वहीं, और मेरी इस दरसो तदरीस की वजह मेरी ननिहाल है, क्योंकि मेरी नानी जो थी वो हेडमिस्ट्रेस थी। मेरी नानी की खाला जो थी वो इलाहाबाद की पढ़ी हुई थी, और वो भी हेडमिस्ट्रेस थी। तो वो फिर ये जीन्स में टीचिंग आई। ठीक हो गया, ठीक है। टीचिंग मेरे जीन्स में है। माना एक तहजीब का जो मरकज़, मुख्तलिफ मराकज़ जो सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी से पहले रहे, उनमें से एक इलाहाबाद हम कह सकते हैं। तो वहाँ से आपका एक गहरा ताल्लुक़ निकल के सामने आता तो मेरी जीन्स में टीचिंग आई, और टीचिंग इज़ माई पैशन। टीचिंग इज़। तो अब इस 70 इयर्स की एज में आई एम स्टिल टीचिंग। आई लव टीचिंग। दैट्स रियली वंडरफुल, दैट्स रियली। तो ये मेरी। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप के पेरेंट्स ननियाली ददियाली दोनों वहाँ से जब माइग्रेट करके यहाँ पर आए, तो आप नहीं, यहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, तो घर का माहौल जो है वो इंडिया वाला था, या कुछ आपने सीखा उससे? बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है, बुज़ुर्ग होते हैं तो वो बुज़ुर्ग बहुत सारी अपने साथ यादें लेकर आते हैं। जैसे मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मेरे वालिदैन अभी इंतकाल कर गए, तो उनकी बड़ी ख़ास अटैचमेंट अपने गांव से रही है। तो वो जब भी बैठ के बातें करते थे या पुराने वक्त की फ़िल्में देखा करते थे, तो वो हमें याद कराया करते थे कि यार ऐसा ज़माना था, देख ऐसा ज़माना था, यूँ था, ऐसे बैठते थे, वैसे बैठते थे। तो ये सारा सिलसिला, इस तरीके की तरबियत का कुछ हिस्सा रहा? मेरे वालिद, क्योंकि मेरे दादा दादी तो थे नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। दादा की तो बहुत सुना बचपन में, मेरे वालिदैन भी, मेरे फादर भी, और सब छोटे थे जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ है। ठीक। तो मेरी दादी पाकिस्तान आई थी, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी। ठीक है। तो मेरे वालिद हमें बहुत सारी बातें बताया करते थे, लेकिन यह है कि हमारी तरबियत जो ज़्यादा हुई हमारी अपनी नानी के साथ हुई। ठीक है। तो हम उनको अम्मा जी कहते थे। तो हमारी जो अम्मा जी थी ना, वो हमें पढ़ाती थी। अच्छा। और हमें उर्दू जो इतनी अच्छी आई, हमें अम्मा जी की वजह से आई। ठीक है। तो जब मैं केजी, पहले कच्ची पक्की होती थी, तो मैं क्लास में से एक दिन स्कूल से आई, कोई पड़ोसन दाखिल करा देती थी, पता नहीं होता था। तो जब मैं स्कूल से वापस, मैंने कहा अम्मा जी उन्होंने मुझे पक्की में कर दिया है। तो अम्मा कहते मेरी बेटी है ही इतनी काबिल। तो वो फिर अम्मा ने हमें, हमारी अम्मा जी ने हमें सारा कुछ पढ़ाया। ख़ास तौर पे उर्दू, जब मैं यहाँ पे मैं सुनती हूँ बच्चों से कि भाई गोश्त को हिज्जे करो, बच्चों को और बड़ों को भी नहीं आते। वो कहते हैं गावा गोश्त शीन तेसा के। बेटा ये नहीं होता। मुझे बचपन से याद है, केजी नर्सरी से जब हम कच्ची पक्की में होते थे, हमारी अम्मा हमें तख्तियाँ लिखवाया करती थी। ठीक है। उस ज़माने में तख्ती का रिवाज था, तो हम तख्तियाँ 3-3 तख्तियाँ होती थी, धो के, एक मुल्तानी वाली मट्टी लगा के, एक धो के लिख के जाते थे, एक तख्ती वहाँ जाके इमला होती थी, एक तख्ती अम्मा जी हमारी करवाया करती थी। तो वह तख्ती के ऊपर लिखो गोश्त, अब हम लिखते थे गावा गो। अम्मा जी शीन को क्या करें, शीन वक्फा होता है ना बेटा, शीन माकूफ होता है, शीन का वक्फा हो गया, गावा गो शीन माकूफ ते साकिन। अच्छा। तो हमने ये उर्दू सीखी है। आज के दौर में तो ये नापेद है। तो मैं अभी यकीन मानिए, जब आप ये गोश्त की हिज्जे की बात कर रही थी, तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहीं आप मुझसे ना पूछ लें। मतलब मुझे हकीकत मुझे भी नहीं आती है, ये मामला है। उर्दू बोलते हैं, इसमें कुछ दोहराई नहीं है, लेकिन ये है कि जो बात है वो हकीकत है, क्या सही है कि आज के दौर में हम इस तरीके से। सर आपकी भी कुछ यादें थोड़ी सी, जैसे मैडम ने तालीम तो मैंने एमएससी तक हासिल की, उससे पहले यही सिलसिला रहा कि जहाँ दाखिला हुआ वहाँ से मिलता था काम,
और ख़ास तौर से राइटिंग पे बहुत तवज्जो दी जाती थी। ठीक है। राइटिंग पे क्योंकि मेरी अच्छी इतनी राइटिंग नहीं, मगर इतनी तवज्जो दी जाती थी कि वो अगर सज़ा भी दे देता हाथों पे कि क्यों नहीं लिखते सही, टूटे हुए हाथ हैं। ठीक है। वो सज़ाएँ तो खैर मैंने भी कुछ आखिर में अपने ज़माने के अंदर, अपने स्कूल लाइफ के अंदर वो वाली कॉर्पोरल पनिशमेंट, आज के दौर में तो इस नाम को हम जो है वो जो भी कुछ गुनाह समझते हैं। सख्ती की, अल्लाह का शुक्र है ठीक लिख लेता हूँ। ठीक है। सख्ती की बात है जो हमने तवज्जो दी राइटिंग पे भी, पढ़ाई भी अल्लाह का शुक्र है बहुत सख्ती अच्छी तरह से, क्योंकि सख्ती नहीं होती तो बात भी नहीं बनती थी। ठीक है। तो माशाल्लाह से MSc पास किया मैंने फिज़िक्स में, और अब तो खैर LLB भी किया मैंने। अब ताल्लुक़ ऐसे अदारे से जो ये चला रही हैं मैं इनकी मदद करता हूँ। ठीक है। तो तालीम का सिलसिला वहाँ भी काम ही आया है चेकिंग की हद तक। हालांकि मैं पीरियड नहीं लेता, मेरे अंदर एक बात ये है मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आप दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं वो आप हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं खैर अभी तो गुफ्तगू मेरी बहुत आगे जानी है, ये सवाल मुझे बीच में कहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मौका आ गया है तो मैं सवाल को पहले से कर लेता हूँ। जो अभी आपने कहा ना कि सख्ती का मामला जो था वो आपके ज़माने में रहा, और जिस तरह से आपको सज़ाओं का सिलसिला रहा, जिसमें मुझे भी याद है अपने स्कूल लाइफ के अंदर कि हमें भी ऐसे उस्ताद मिले कि जो हमें सख्तियाँ दिया करते थे। एक सख्ती बड़ी कॉमन थी मेरे टाइम में, जो मुझे याद है कि वो ऐसे ही उंगली में ये फंसा के और वो हमारे उस्ताद जी ऐसे सज़ाएँ दिया करते थे। अच्छा, इससे जुड़ी मैं एक सवाल यहाँ करना चाह रहा हूँ कि आप दोनों अब माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं और एक बहुत अच्छे अंदाज में आप जो है वो माशरे के अंदर काम कर रहे हैं अपने दायरे में रहते हुए। कॉर्पोरल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जिस तरीके से हमने इसको बिल्कुल ही स्कूल से गायब कर दिया है। ये पनिशमेंट जो है ना इतनी शदीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बच्चे को, लेकिन आजकल तो मैं नहीं समझती कि बच्चे अच्छा पढ़ सकेंगे, क्योंकि जब पेरेंट्स के दिल में उस्ताद की इज्जत नहीं है ना वो बच्चे के दिल में डालते हैं। बच्चा अगर जाके गलत भी कंप्लेन करता है, सपोज बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सही, उसने जाके कह दिया कि आंटी ने मुझे आज थप्पड़ मारा है, ये नहीं कहेगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया। सही। पेरेंट्स नहीं पूछेंगे कि क्यों थप्पड़ मार, फौरन अगले दिन पूरा मदर भी फादर भी ऑफिस से छुट्टी करके वो आ जाएंगे, मैडम आपसे बात करनी चाहिए, फरमाइए, आपके टीचर ने उसको थप्पड़ मारा है। मैंने कहा आपको 1 मिनट रुकिए, मैं मालूम करती हूँ कि थप्पड़ क्यों पड़ा। हालांकि टीचर ज़ोर से नहीं मारती, तो फ़ौरन पता चलेगा कि मैडम इसने ये काम किया था, ये बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने इसको हल्के से एक हाथ लगा, पहले सरजनिश की उसको कि ऐसे नहीं करो, बच्चे तो नहीं मानते ना, तो मैंने हल्के से इसको लगा दिया। अव्वल तो हमने बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है कि टीचर्स को पाबंद किया हुआ है कि साहबा ये वो दौर नहीं है, आप अपने हाथ अगर नहीं रोक सकती तो हाथ पीछे बांध के बढ़ाइए। लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं कि टीचर की कोई हैसियत नहीं है। तो बच्चे के सामने कहेंगे मैं जाके देखती हूँ टीचर को, तुम्हारी टीचर ने हाथ कैसे लगाया। दैट इज़ रॉन्ग। आप बच्चे के दिल में उस्ताद की इज्जत डालें। जब तक बच्चा उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। सही। इतने बड़े बड़े आप देख लें, उलमा हैं, उदवा हैं, शोरा हैं, ये असातिज़ा की वजह से ही हैं। सही बात। अगर उस्ताद ना होते तो ये इतने लोग कैसे बने। आपके इतने जो डॉक्टर, इंजीनियर, इतने बड़े बड़े लोग, बिल्कुल, इतने साइंसदान, सब लोग जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाता है इनको? उस्ताद पढ़ाता है। और ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते, ये वही नर्सरी में आते हैं जिनकी नाक भी बह रही है, जो वॉशरूम भी, क्लास को भी गंदा कर रहे हैं। ऐसे ही, ये तो उस टीचर को क्रेडिट जाता है कि जिसने वो चलना जिसने आपको हाथ पकड़ के पेंसिल चलना तो माँ बाप ने सिखा दिया, पेंसिल पकड़ना तो उस टीचर ने सिखाया है। उस टीचर के लिए आप नर्सरी KG 1 2 3 के टीचरों को तो पेरेंट्स किसी ज़मरे में लाते ही नहीं हैं। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वो लड़ने आ जाते, क्यों? टीचर इंसान नहीं है, वो भी गलती कर सकती है।
एनी हाउ हम अगर कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी ये मिस्टेक हुई है कॉपी में, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ देखिए कोई बात नहीं, हम इसको करेक्शन करेंगे, आइंदा कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। लेकिन अगर कोई गलती किसी कॉपी में हो जाती है तो आप हमें उसको सर्कल करके भेज दें, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप बच्चे के सामने टीचर की इंसल्ट करें कि जी टीचर को तो आता ही नहीं है, बच्चा सीधा सीधा आके कह देता है ये। तो पेरेंट्स का रवैया देखिए, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंटेलिजेंट है, ज़ाहिर है, वो तो अल्लाह की तरफ से लेकर के पैदा हुआ है अपनी साथ, ये कानून कुदरत है बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। जो पेरेंट्स इन्वायरमेंट है वो बच्चे को ख़राब करती है। आप उसको अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा अच्छा होगा। आप उसको फिल्दी इन्वायरमेंट देंगे, बच्चे के नेचर में वही आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी टीचर तो है ही बेवकूफ़, तुम्हारी टीचर को तो आता ही नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी टीचरें रख ली हैं। तो बच्चा वही बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा कि मेरी टीचर को आता नहीं है। आप टीचर के सामने आके बच्चे को कहेंगे मेरे बच्चे को आपने कैसे मारा, तो बच्चा तो हर बात की कंप्लेन करेगा कि मेरे माँ बाप तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए बच्चा बचाए पढ़ने के ना, वो इन्हीं बातों में लग जाएगा कि हर बात की कंप्लेन अपने पेरेंट्स को जाके करें। तो आप मुझे बताइए पढ़ाई कहाँ रह गई? पढ़ाई तो नहीं है फिर। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है, हमारे यहाँ कमर्शलाइजेशन है। हम जितने प्राइवेट स्कूल लोग चलाते हैं वो कमर्शियल करते हैं, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 6 ब्रांच 8 ब्रांच, बड़ा कामयाब जा रहा है भाई। वो तो जितने ज़्यादा कमर्शियल होते हैं उतने ज़्यादा कामयाब होते हैं। कमर्शियल का मतलब ये है कि जी बड़े शशके हैं, स्कूल में एंटर हो, क्या बिल्डिंग है, क्या शानदार है। देखिए जी आपको ग्राउंड नहीं पढ़ाता, आपको बिल्डिंग नहीं पढ़ाता आपके बच्चे को, सही बात है, आपके बच्चे को फर्नीचर नहीं पढ़ाता, बिल्कुल सही। आपके बच्चे को कौन पढ़ाता है? टीचर। टीचर पढ़ाता है। टीचर कौन सी होनी चाहिए? जो ट्रेंड हो। जी। अच्छा, टीचर ट्रेंड आपके बच्चे को पढ़ाती है, लेकिन उसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? टीचिंग, बच्चा जो है एक ट्राइंगल है, चाइल्ड, पेरेंट्स एंड स्कूल। ठीक है। बच्चा आता है, पेरेंट्स अगर कोऑपरेट नहीं करते, एक एंगल उसका ख़त्म हो गया। टीचर ने कोऑपरेट नहीं किया, दूसरा एंगल खत्म। और अगर बच्चे ने और टीचर ने कोऑपरेट किया, पेरेंट्स ने नहीं किया, ख़त्म। बच्चा और पेरेंट्स लगे हुए, टीचर ने कोऑपरेट नहीं किया, ख़त्म। अगर बच्चे के अंदर पेरेंट्स ये पोटेंशियल नहीं डालते कि बेटा शी इज़ टीचर, वो डांट भी सकती है, और पेरेंट्स और टीचर वो लगे हुए हैं और बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा इन चीज़ों की वजह से कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। आप जब तक इस ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, बच्चा आपका सही पढ़ नहीं सकेगा। हम तो ये समझते हैं कि बच्चा स्कूल में डाल दिया, हम तो आपको फीस दे रहे हैं और आपने पढ़ा के निकालना है। बहुत बड़ा स्कूल है जी, फलाना स्कूल बहुत बड़ा है जी, चलो उस पर डाल दो, वहाँ बड़े ग्राउंड है बच्चा। मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ मोंटेसरी करके जाती हैं। आर्मी पब्लिक में बहुत स्टफ़ है मेरी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। फाउंडेशन में भी अब तो खैर नहीं है, सिटी में है, बीकन में है, सब स्टूडेंट्स मेरी हैं। लेकिन वो जाके कहती है मैडम मसला ये है, आप हमें इतना कुछ पढ़ा देते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने वही पैटर्न्स फॉलो करने हैं जो उन्होंने बना लिए हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग कहते हैं इस पैटर्न से हमें इतना पैसा वसूल हो रहा है, वाई शुड वी बॉदर फॉर दिस, हम इसको चेंज क्यों करें? बिल्कुल, इसको क्यों चेंज करें? हम क्यों चेंज करें? हम इतनी बॉदरेशन क्यों करें? डोंट बॉदर। मैं समझती हूँ लड़की को जॉब करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है मोंटेसरी ट्रेनिंग की, जितनी उसको एज अ मदर ज़रूरत है। अच्छा, मदर शुड बी मोंटेसोरियन, नॉट द टीचर। ठीक है। तो मैं असल में एक सवाल मैं करता आपसे, लेकिन आपने उसका वक्त से पहले ही जब तकरीबन जवाब दे दिया। क्या आप एक मोंटेसरी की फील्ड में एक अरसे से हैं, बहुत लेजेंडरी टीचर्स में से कहूँगा मैं, क्या आपके बहुत सारे जो आई वाज द फर्स्ट मोंटेसोरियन इन हैदराबाद हु वाज टीचिंग। ठीक है। अच्छा, यू डिड योर मोंटेसरी फ्रॉम? I did Montessori from Karachi, London School of Montessori. Then I did my training from Canada. Oh, wonderful. Canada, and then I taught in the London School, Nottingham. अच्छा, Green Valley School. In Green Valley School in Nottingham in England.
इंग्लैंड। ओके। तो मैंने वहाँ थोड़े दिन, मैं आई डिडंट टीच ओवर देयर, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी कि मैं देखूं कि हमारी टीचिंग में और इनकी टीचिंग में क्या डिफरेंस है, वो कैसे पढ़ाते हैं। 2000 कब गई थी मैं? मुझे याद नहीं, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहले। हाँ, ज़्यादा देर नहीं। और साउथ अफ्रीका भी गई हैं? साउथ अफ्रीका भी मैं गई हूँ। तो मैं सिर्फ ये देखा मैंने कि इनके स्कूल ये लोग कैसे पढ़ाते हैं जो हम नहीं पढ़ा सकते। आप यकीन कीजिए, हमारे बच्चे दे आर मोर इंटेलिजेंट देन देयर चिल्ड्रन। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी तरफ से। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा, जो टीचर थी वहाँ की, इसको थोड़ा सा वजाहत हमें चाहूँगा कि यस मिसेस सरफराज, योर चाइल्ड हैज़ टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा माई चाइल्ड हैज़ टू लर्न 3 लैंग्वेजेस। योर चाइल्ड वर्क ओनली इन 1 लैंग्वेज, ही वर्क्स इन 1 लैंग्वेज, इंग्लिश, that is his mother tongue. That is his mother. My child has to learn 3 languages. English, this is not his tongue. Urdu is mother tongue, but he has to learn, as you are teaching your child English and Sindhi. ठीक है. If he is living in Sindh. In Sindh. ठीक है. मेरा बच्चा, if he is living, Punjabi. ठीक. No, he doesn't have to learn Punjabi. He has to learn Arabic. अच्छा. मेरा बच्चा 3 लैंग्वेज सीखता है. हाँ, ठीक है। इन पाकिस्तान नॉर्मली इन एवरी प्रोविंस, ठीक है, आपका बच्चा 1 लैंग्वेज सीखता है। जी जी जी। मेरा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनके बच्चे को तो आपको पता है, उनका बच्चा 6 साल का सही तरह लिख नहीं सकता। मेरा बच्चा 4 साल का लिखता है, मेरा बच्चा 3 साल का लिखता है। मैंने देखा है, वो जस्ट बच्चों को वो देते हैं सिर्फ स्टडी के लिए टॉयज, ये वो चीज़ें देते हैं। ठीक है। और वो बुक्स हाथ में नहीं देते? बुक्स देते हैं। अच्छा, वो भी देते हैं। दे गिव द बुक्स टू द चिल्ड्रन। ठीक है। लेकिन वो इतना ज़्यादा बच्चे को इस तरह, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा बच्चे को फ्रीडम दी हुई है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, जस्ट ड्रॉप इट। बच्चे को अब थोड़ा सा तो अच्छा, ये वाला पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो अगर बच्चे का दिल नहीं कर रहा काम करने को, तो वो इस पर फोर्स नहीं करते और वो छोड़ देते हैं। तो ये बात सही, ये बात सही, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई एम आस्किंग कि डू यू थिंक दिस इज द राइट एटीट्यूड टू डील विद द स्टूडेंट्स? ये बात सही है, लेकिन इस तरह सही है, इफ चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू राइट, ड्रॉप द राइटिंग, गिव हिम अनदर वर्क। ठीक है। बच्चा लिखना नहीं चाहता, मिजाज के मुताबिक, उसके मूड के मुताबिक। अगर वो बच्चा चाहता है कि मैंने बोर्ड पे लिखना है, आप उसको चौक दे दें। अगर बच्चा चाहता है कि मुझे नहीं लिखना, हाँ, बच्चे ज़्यादातर राइटिंग की कॉपी पकड़ते ही रोना शुरू कर देते हैं। उसकी नहीं लिखना चाहता ना, उसको आप बुक रीडिंग करवा दें, उसको रीडिंग की तरफ ले आएं। मॉन्टेसरी का इतना मटेरियल है, उसको मटेरियल की तरफ ले। मटेरियल जो है इटसेल्फ इज़ अ टीचिंग। अगर सही मटेरियल है आपके पास, इटसेल्फ इट्स अ टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को छोड़े नहीं। बच्चे टीचर। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एक्सपोजर आपके पास वो बाहर का है, इंग्लैंड में और कनाडा में, ये सारा एक्सपोजर आप लेकर के हैं, और पाकिस्तान में भी आप जिस तरीके से यहाँ पे भी एक अरसे से काम कर रही हैं, तो हमारे यहाँ पर ये तमाम चीज़ें क्यों एप्लीकेबल होने में इतनी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है? इनको अप्लाई करने में क्यों इतनी दुश्वारी का सामना हमें करना पड़ता है? हमारे साथ ये है, देखिए मैंने आपको बताया ना, भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जी, पहले आप अपनी बात। हम हाँ, या ये अपने स्कूल में, मैं सही जुमला कहूँ, ये अपने स्कूल में जो आपने सवाल किया इसी तरीके से कर रही है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एप्लीकेबल है, ठीक है, और बाकायदा मेहनत से यही तरीक़ेकार जो उन्होंने बयान किया है, जी जी, जैसा बच्चा चाह रहा है उस लिहाज से। मगर ये नहीं कि उसको पढ़ाई से हटा दो, तुम नहीं कर रहे हो, ये हट जाओ, पढ़ो। पढ़ाना वे दूसरा करना, उसकी तवज्जो जहाँ है उस तरफ चले आप। ये हमारे स्कूल में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अच्छा अच्छा, मैं यही चीज़ पता करना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम में जो मुख्तलिफ, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई सा भी हो, तो वहाँ पर बस वो एक लकीर के फ़कीर सिलेबस की लाइन में दौड़ा रहे हैं कि भाई ये टारगेट मिल गया है, ये सिलेबस मिल गया है, ये उसका ब्रेकअप मिल गया है, ये मुकम्मल कराना है, ये काम कराना है, पेपर के लिए तैयार कराना है। अगर बच्चे का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस उसको वो उसी डगर पे लेके चलना है। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल हट कर के अगर ये काम करें, तो आपको नहीं लगता कि ये पेरेंट्स हमारे जो है वो एतराज़ करते हैं? वो यही तो मसाइल है हमारे।
हमारे मसाइल, सबसे बड़ा मसला हमारे पेरेंट्स हैं। वहाँ का बच्चा क्यों इतना ज़्यादा वर्क करता है, उसकी वजह यह है कि उनके पास एक्सपोजर बहुत है। हम अपने बच्चों को ज़ू पढ़ाते हैं, अच्छा बेटा ये ज़ू है, देखो इसमें जानवर जो है ना वो पिंजरों में बैठे हैं, ये वो बच्चे को ज़ू ले जाते हैं। आप फ़र्क देखिए, प्रैक्टिकली हम पढ़ाते हैं, हम तस्वीरें दिखाते हैं, खिलौने दिखाते वो ओरिजिनल दिखाते हैं। तो कामयाबी हम बच्चे को एप्पल पढ़ा रहे हैं, बेटा दिस इज़ एप्पल, हमने फ्लैश रीडिंग कराई, दिस इज़ एप्पल, वो बच्चे के हाथ में सेब पकड़ा देते हैं। आपको एक पिक्चर दे दी जाए, राइट ऑन दिस पिक्चर एप्पल, आप क्या लिखेंगे? दिस इज़ एन एप्पल, इट्स कलर इज़ रेड, इट इज़ राउंड। हम बच्चे के हाथ में एप्पल पकड़ा दें, नाउ बेटा राइट डाउन, दिस इज़ एन एप्पल, इट्स राउंड, इट्स जस्ट लाइक स्फीयर, उसको फील करेगा, इट इज़ रेड, बी वो उसको बाइट करेगा, ठीक है, इट इज़ स्वीट। आप तस्वीर को स्वीट नहीं कह सकते। तो आप ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। उन लोगों के पास इतना प्रैक्टिकल है, उनके इतने साइंस सेंटर हैं। मैंने यूएसए में, मैं वहाँ गई सैन फ्रांसिस्को में साइंस सेंटर में, यू विल बी सरप्राइज्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एवरीथिंग वाज देयर। गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर है वो साइंस सेंटर। अच्छा, गोल्डन गेट ब्रिज, यूएसए, कैलिफोर्निया। तो मतलब उसको थोड़ा सा वजाहत करें कि मतलब वो सेंटर से मुराद क्या है आपकी, कि वहाँ पे क्या था? पूरे साइंस लेवल्स बने हुए हैं, ये फिजिक्स का लेवल है, ये केमिस्ट्री का लेवल है, ये बायो का लेवल है, बाकायदा हर चीज़ प्रैक्टिकली है। अच्छा, साउंड है, अप्रोच के साथ साउंड्स की बड़ी बड़ी ट्यूब्स बनी हुई हैं, यहाँ से साउंड वेव्स जा रही हैं, ये पूरी फिजिक्स बच्चे वहाँ घूमते। अब उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी कैसे टर्न होती है, बच्चे अपना हाथ पकड़ेंगे, पूरा राउंड पकड़ेंगे, 4-5 बच्चे हाथ पकड़ेंगे, दूसरा बच्चा उस बल्ब को हाथ लगाएगा, वो बल्ब जल जाएगा। हाँ, ठीक है, बच्चों के लिए ये उन्होंने साइंस की चीज़ें बनाई। हमारे यहाँ क्या बताइए, हम तो सिंपल सर्किट पढ़ा के बच्चे को किताबों में तस्वीर बना दो बेटा, कलर कर दो, और हमारा सिंपल सर्किट हो गया। आप बताइए। बात यह है कि उनके पास एक्सपोजर है, उनके पास प्रैक्टिकल है, इसलिए वो बहुत है। लेकिन उसके बावजूद उनका बच्चा सिर्फ हाई स्कूल जाता है, हाई स्कूल तक पढ़ता है। पता है आपको, पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले, डॉक्टर्स कौन से होंगे? चाइनीज़, इंडियंस, पाकिस्तानी। चाइनीज़, इंडियन और पाकिस्तानी छाए हुए दुनिया के ऊपर। डॉक्टर्स में तो इंडियन, चाइनीज़ और आपके पाकिस्तानी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमारा जो नेशन की जो क्रीम है, जो ब्रेन है, वो बाहर जा रहा है, वो बाहर चला जाता है, वो ड्रेन आउट हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो ड्रेन आउट हो रहा है। हमारे बड़े अच्छे मैम बताया ना, हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, हमारे यहाँ नम ही तो नहीं है। हमने नमी तो छीन रखी है, नमी छीन रखी है हमने। ठीक है, तो बहुत हम तो सिर्फ बच्चों को ये कहते हैं कि 3 साल का बच्चा दाखिल होता है, पेरेंट्स कहते हैं इसकी तो कॉपियाँ खाली हैं। भाई उसको क्लास में आने तो दो, बैठने तो दो, सेट तो होने दो, कॉपी भर दो। अच्छा, ये तमाम बातें जो हैं, जाहिर सी बात है, आप एक अरसे से काम कर रही हैं, ये दिल में दर्द है कि बाहर दुनिया में कुछ और तरीके से काम हो रहा है, हम अभी तक वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, बीइंग ए टीचर और बीइंग ए लर्नर, मेरा भी यही मामला है कि मैं बाहर जाने का तो एक्सपोजर मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये है कि जो आप जैसे अफराद हैं जो बाहर दुनिया घूम कर के आए हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला है, उनसे सीखने का मौका मिला है। जी, तो उनके साथ सीखने का मौका मिला है, बिल्कुल। तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आती हैं और इस बात का एहसास होता है कि दुनिया जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हम अभी तक इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। हमारे हाथ में जो है वो मोबाइल की सूरत में सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पर आ गया है। एक सिंगल क्लिक के ऊपर हम चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बावजूद पेरेंट्स का ये रवैया देखने को मिलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम, अच्छा मैं एक छोटी सी बात है, वो यकीनन आपकी नॉलेज में भी होगा, बाहर दुनिया के अंदर और स्पेशली जापान के हवाले से बड़ा मामला मशहूर है कि वहाँ पर जो है वो चोरी या जो क्राइम रेट है वो ना होने के बराबर है।
सिंगापुर है, जापान है, ये वो कंट्रीज हैं कि जहाँ पर क्राइम रेट नहीं है। अच्छा, ये तो चले क्राइम की बात आ गई ना। क्राइम के अलावा हम जो तहजीब है, उठना बैठना है, चलना फिरना है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से वो बच्चे को डे 1 से, और जब तक कि वो मैट्रिक, जैसे हम मिसाल रखें कि मैट्रिक पाकिस्तान के हिसाब से कि वो मैट्रिक करके बच्चा जब तक नहीं निकलता है, जब तक उसको तमाम वो चीज़ें कि जो हमें करानी चाहिए स्कूल से हट के, किताबों से हट के, वो सारी की सारी चीज़ें वो कराते हैं। और वो देखें उनकी तरबियत का सिलसिला किस तरीके से जो है वो कामयाब तरीन लोग हैं, नेशंस कामयाब हैं। एक ताज़ा मिसाल अभी मेरे सामने आई है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है जी, दुनिया भर में हो रहा है, तो दुनिया भर में उसका चर्चा हो रहा है। एक छोटा सा क्लिप इतना वायरल हुआ है कि जापानियों का जापानीज़ का, कि वो मैच किसी दूसरे कंट्रीज़ खेल रहे हैं, वो खेल करके गए हैं और जापानीज़ वहाँ पे हॉल में, स्टेडियम में जितने मौजूद हैं वो सारे कचरा उठा रहे हैं। तो उसमें एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा कि वी जापानीज़ डू नॉट लेट अ लिटर बिहाइंड अस। व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस। अब ये तो मिजाज शुरू से बना है उनका बच्चा, वो इनके एजुकेशन में शामिल है कि ये चीज़ उन्हें इस तरीके से सिखाई है। हम अपने बच्चे को, अब मिसाल है कि हम अगर आप अगर एज ए प्रिंसिपल हैं, एज ए एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल चला रही हैं, अगर आपके पास अगर कोई बच्चे आ रहे हैं और वो आकर के आपके पास आप उनकी तरबियत करना चाहें और उनसे कहें कि बेटा जी अपना ये कचरा उठाओ, डस्टबिन में डालो, तो अगले दिन पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं, आप हमारे बच्चों से सफाई कराती हैं? मैं तो करवाती हूँ। आप बड़ी बात है कि आप कराती हैं। तो आमतौर पर क्या देखने में आएगा कि पेरेंट्स आकर के खड़े हो जाते हैं, आपने जो है वो हमारे बच्चे से सफाई करा रहे हैं, हमारे बच्चे से झाड़ू लगवा रहे हैं, हमारे बच्चे, ये हम कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये हो कि हमारा बच्चा चला ना जाए स्कूल से, हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें इस बात का, अपने बिजनेस का और अपना उसका डर होता है। चलें, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद हम आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे और इनसे बहुत और सारी बातें करेंगे और अपनी गुफ्तगू का पहलू भी थोड़ा सा तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है, फन्नी फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं। जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते क्या। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र, कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है, फन्नी फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं। जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते क्या। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र, कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे,
आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। जी, वेलकम बैक टू दिस प्रोग्राम अगेन, जेम कास्टिंग। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी है और मेरे दोनों गेस्ट बैठे हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, इस उम्र में भी जो है वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इन ऐसे लोगों को देख करके जो है वो हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और एनर्जी मिलती है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप इस बात, पहले तो वो जो बात आपने वो टेलिंग लाइज वाली अभी जो थोड़ी सी बात हो रही थी उसको बता दें, फिर उसके बाद एक सवाल मैं पहले से कर देता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसमें वो एनर्जी क्यों नहीं है कि जो होनी चाहिए, जो आप लोग काम कर रहे हैं। तो पहले तो वो वाली बात कि जो वो टेलिंग लाइज वाली बात उसको, फिर और उसके बाद इस झूठ जी बच्चा नहीं सीखता, पेरेंट्स सिखाते हैं। ठीक है, गेट पे बेल बजी, बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है। बच्चे ने कह दिया अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू अंदर बैठे हुए, बच्चे ने सीख लिया झूठ। कोई चीज़ छुपाई, कोई भी बात की, दादी को नहीं बताना, बच्चे ने झूठ सीखा। अपने बच्चे को अगर किसी अच्छे स्कूल में आप दाखिल करवा रहे हैं तो आपको उस इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना बच्चा चलाएं। पेरेंट्स समझते हैं कि हम बड़ी अक्लमंदी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आज ही की बात है, मेरे स्कूल में एक बच्ची, पेरेंट्स ने उसको लंच देते, हर चीज़ देते हैं, पैसे नहीं देते। अब वो बच्ची बहुत अच्छा लंच लेकर आती है, लंच में कोई कमी नहीं होती, जो बच्चे टक शॉप से ख़रीदते हैं वही चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको ये कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं जो हूँ वो पैसे नहीं लेकर आती, मैं टक शॉप पे नहीं जाती। एक बच्ची की चीज़ उठा ली, किसी बच्चे के पैसे उठा लिए, फिर जब बच्ची को डांटा गया तो उसने कहा हाँ मैंने उठाए थे, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर माँ बाप को चेक करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मैंने बुला के उनके पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा देखिए आपकी बच्ची छोटी, उसको नहीं समझिए, उसको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। निप द इवल इन द बड, ये हमने करना है। ठीक, हमने बच्चे को कैसे कैच करना है जी, आप इस चीज़ को समझें। तो हम ये चीज़ें, मसला सिर्फ ये है कि तरबियत देने वालों के पास तरबियत नहीं है। अगर माओ के पास तरबियत हो तो हमारे मसले हल हो जाएं। माओ के पास तरबियत इसलिए नहीं है कि उन्होंने सोना है, रात को देर तक जागना है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास भी तरबियत नहीं थी। देखिए उनके पास तरबियत नहीं थी, उन्होंने रात को देर तक जागना है। एक बड़ी मज़ेदार आपको बात सुनाऊं जी। मेरे स्कूल में एक पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे तो पढ़ के चले गए हैं, 1-2 को इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ बहरहाल एक छोटी बच्ची रह गई है। ठीक है, एक दिन दोनों मियाँ बीवी लड़ते हुए आए, मैंने उनको बड़ा सरजनिश किया। मैंने कहा देखिए आपके बच्चे इतने लेट आते हैं, छुट्टी करते हैं, वजह क्या है? हस्बैंड कहते हैं बड़े वेल ऑफ फैमिली है। ठीक है, मैडम क्या किया जाए जब माँ सोती रहेगी तो क्या, मैं कहाँ देर तक सोती, मैं देर से सोती भी तो हूँ। तो मैंने कहा आप जल्दी सोया करें ताकि आपके बच्चे जल्दी। उनका जवाब सुनिए ज़रा आप। कहने लगी मैडम देखें अब सारा दिन हम मसरूफ़ होते हैं, शाम को कज़ा ड्रामे भी तो देखने होते हैं। आप मुझे बताइए, कज़ा नमाज तो पढ़ी जाती है, कज़ा ड्रामे कहाँ से देखे जाते हैं? आप इस कौम का हालत चेक करें। कज़ा ड्रामे भी तो देखने होते हैं। अब वो कज़ा ड्रामे सुबह 4 बजे तक ख़त्म होते हैं, तो फिर तो मैंने सोना है ना। फिर वाले सब उठेंगे, बच्चे तैयार करेंगे, स्कूल भेज देंगे। एक बच्ची छोटी सी आती थी, तो मैंने कहा आयशा, टीचर ने कहा आयशा तुम्हारे बाल आज कैसे बने हैं? तो कहती है आंटी देखे ना, बच्चों के स्टाइल बड़े प्यारे होते हैं ना, आंटी देखे ना दादों की तबीयत ख़राब हो गई, जब बाबा बाल मिलाएंगे तो ऐसे ही तो बनेंगे। तो आप माओ की हालत चेक करें तो मुझे बताइए बच्चे क्या बनेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बचा हुआ हूँ अभी। खुशकिस्मत है आप कि बीवी सुबह उठती है। मुझ पर अभी ये नौबत नहीं आई है। अच्छा, मैं सर से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा जो है वो
आपने मुझे जो है वो जिक्र किया था कि आप ज़मींदारी से जो है वो आप मुंसलिक हैं। एक्चुअली हमारा फैमिली का तो बिजनेस ये था, बड़ों का हमारे इंडिया में भी ज़मीनें थी। ठीक है। और जिक्र जब आई गया तो मैं अल्फाज की अदायगी में यही कहूँगा, हम बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अच्छा। मगर यहाँ ज़मीनें मिली, ठीक है, तो खासी ज़मीनें बेच दी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें मिली थी, बेच दी। फासले की वजह से उनको नहीं हम कंट्रोल कर सके। फिर दोबारा ली, दोबारा इतनी, बस ये कह लीजिए बच्चे छोटे थे, हम लोग छोटे थे, बड़ों में अपनी वो बात इतनी नहीं थी एनर्जेटिक या। अच्छा, मतलब वो संभालने की बहुत बारी नहीं थी उसको। हाँ। जो है वो देखने बाद वो भी देखभाल करनी थी। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बताती चलूँ, वो एक मुहावरा है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हाँ। सारी पहले हमारा पूरा ये ग्राउंड होता था, उस पर प्लास्टर हो गया, फर्श हो गया हमारे घर का, स्कूल बना, ज़रूरत पड़ी। हमारे मियाँ अपनी बेचारे सारा शौक़ पूरा करते हैं, गमलों में लहसुन लगे हुए हैं, गमलों में इलायचियाँ लग रही हैं। मैंने कहा सरफराज साहब ये जिम्मेदारी छोड़ दें। लोग पूछेंगे, कुछ दिन पहले आया था मैं, आपने लहसुन लगा हुआ देखा। कुछ दिन पहले मैं आया था तो मैं आकर के खड़ा हुआ तो सर बैठे हुए थे, वो एक माली को लेकर के बैठे हुए। वो बड़ा शौक, माली भी ऐसा कर्मंद है, वो माली ऐसा कर्मंद है, हर दफा आके बेवकूफ़ बना जाता है, वो लीमू के पौधे दे जाते हैं, वो लगा लेते हैं। और एक छोटे भाई कर्नल है, उनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन क्या है, उनके घर के बाहर खुली जगह, वो बड़ी शो मार रहे थे कि भाई साहब मैंने तो 150 लहसुन लगा दिया, 3 महीने तक मुझे लहसुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरफराज साहब मुझसे ज़्यादा शो मार गए, मेरे तो 150 लहसुन निकल आए, वो आधे लहसुन ज़ाया हो गए और उनके लहसुन कहना भाई साहब मेरे लहसुन खराब हो गए। मैंने कहा दोनों भाइयों की शोबाजी में लहसुन खराब हो गए। एक्चुअली में जो पुराना शौक है बड़ों का, वो कुछ कुछ तो हमें आया है, वो कुछ कुछ आया है। अच्छा, वो कहते हैं ना वो शौक तो नहीं खत्म हो सकता। सही बात है। अच्छा, वो ज़मीनों का जो सिलसिला था तो वो तो आपके वालिदैन को मिली होंगी ना जब वहाँ से माइग्रेट करके आए। जी जी। अच्छा, तो फिर वो आप भाइयों, फिर जाहिर सी बात है आप ये तो बहुत पैदा ही पाकिस्तान में हुए। अच्छा, ये खुद पाकिस्तान। तो एक्चुअली वो ज़मीनें हमारे ददियाल की ज़मीनें तो हमने नहीं ली, वहाँ ही अपने चचाओं पर छोड़ दी। मेरे वालिद आए थे सिर्फ और मेरी फूफी आई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, खासी ज़मीनें थी। अभी भी हैं वो, मैं देख कर आई हूँ। इंडिया में अभी भी हैं। अच्छा, इंडिया में? हाँ, इंडिया में। और ननिहाल की ज़मीनें मिली थी, अल्लाह का शुक्र, वो भी बहुत ज़्यादा थी, मगर एक्चुअली में संभाल नहीं सके। एक्चुअली में संभाल नहीं सके। कहती हूँ पास हो जाए। पास ऐसे हो जाता, दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, थोड़ा सा और करीब हो जाए। थोड़ा और करीब आई, कसम से काटूंगी नहीं। सब ये होने जा रहा है। अल्लाह प्लीज करीब हो जाए। नहीं बस ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मेरे ननिहाल की ज़मीनें थी, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। अच्छा अच्छा, अब पढ़ाई के बाद हमने वैसे MSc करने के बाद LLB भी किया, तो उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन एज ए बिल्डर अपनाया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र उसमें भी बड़ा अच्छा चला। ठीक है। और फिर अब उम्र ये आ गई है, ज़रा थोड़ा सा आराम और सुस्ती आ गई है, तो अपनी मिसेज़ की भी मदद करता हूँ। अच्छा अच्छा, खिदमत करता हूँ। खिदमत करता हूँ, ये कह लीजिए। मैंने जुमला नहीं कहा था, मुकम्मल कर दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, इस खिदमत के अंदर आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो आप उनकी खिदमत करते हैं? हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सारा कुछ हम सारे जो कुछ बोर्ड वाले, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले भुगतो आपके सारे। वो बड़ी मुश्किल जिम्मेदारियाँ हैं, बड़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं आपकी थोड़ी सी फेवर करूँ तो पढ़ाना आसान है, ये काम ज़्यादा मुश्किल? पढ़ाना आसान है। नहीं, पढ़ाना आसान है, मगर मैं नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, आप इधर मुँह करके सर प्लीज इधर मुँह करके पढ़ा, उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं पढ़ा सकता मैं, इसलिए अच्छा। मुझ में टेम्पर नहीं है बर्दाश्त का, मैं फ़ौरन बस हाथ चलाता हूँ। अच्छा, हाथ चलाने से हाथ दूसरों को मना करते खुद चला। असल में एक्चुअली में अब मैं छोटी सी बात बताऊँ। जी जी बिल्कुल बताइए। मेरी बेटी किसका 9th का इम्तिहान 8th क्लास में थी। 8th क्लास में थी। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से बड़ी इंटेलिजेंस सब कुछ है, मगर ये है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस ही मैंने कर लिया, सब कुछ ये कर लिया। मुझसे कहनी अब्बू मुझे आप ये पढ़ा दीजिए। ठीक है। मैथ्स पढ़ा दें, सुबह पेपर है मैथ्स का। मैथ्स पढ़ा, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा, मैं अपना सब्जेक्ट में माहिर हूँ, मगर खुद माहिर हूँ, पढ़ाना मेरा काम पढ़ाने इसलिए मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। वो बेटी मेरे पास ये मुझे पढ़ा दें। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहती मैंने कह रहे नहीं अच्छा अब आप करते रहे, 8th क्लास में थी और मैं देखती रहती हूँ। मैंने कापी उठाई, उसका मारा,
मैं कहा मैं करता रहा, तुम इम्तिहान तुमने देना है, करो खुद देना। खैर वो इन्होंने ऊपर से बुला लिया उसको वापस, कहने बेटी इधर आ जाओ। तो सुबह इम्तिहान था, माशाल्लाह 99 मार्क्स 99 मार्क्स मैथ्स में। हाँ, अच्छा। जिस चीज़ को पूछ रही थी कि आप करते जाए मैं देखती जाती हूँ। ठीक है। तो उस ऑलरेडी किया हुआ था उसने। हाँ। तो 99 मार्क्स लिए। ठीक है। मैंने कहा बहुत पढ़ा लिया बच्चों को, बस छोड़े मैं खुद ही पढ़ा लूँगी। अच्छा, ये थोड़ी सी जिम्मेदारियां जो है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से मैंने और मिसेस ने और हम दोनों ने भी जो है वो बांटी नहीं है। वो इस हवाले से है कि मैथ्स जो है वो मिसेस का बेहतर है जो आपकी स्टूडेंट है, और इंग्लिश तो डेफिनेटली मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के हवाले से सारे मामला मैं देख लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा पढ़ने का और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उसमें कंप्यूटर से ताल्लुक़ है, इंटरेस्ट है, तो वो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी कर लेते हैं इंशाल्लाह घर में बैठ के। तो एक बड़ी अच्छी हमारी जो है वो तरतीब बनी हुई है घर में। तो आपका जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो ज़िम्मेदारी और ज़मींदारी और फिर बिल्डर और फिर वो आपकी एजुकेशन मदद कर रहा हूँ मैं। अब इनके साथ आप जो है वो, या ये कह लीजिए कि मैं रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल में इनकी नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बगैर तनख्वाह। ठीक है, बगैर तनख्वाह के। तो इन तमाम फेजेस के अंदर सबसे अच्छा फेज़ आपको कौन सा लगता है? किस लिहाज से पूछ रहे हैं आप? जिसमें आपको लगे कि आज ये वाला जो था ना, वो जैसे ज़मींदारी है कि बहुत मुझे अपील करती थी, बड़ी अट्रैक्टिव रहा मेरे, या बिल्डर वाला काम मेरे लिए जो है वो बहुत शानदार था, आउटिंग, मिलना जुलना, ये इस तरीके के पास ना आउटडोर लोग होते हैं कुछ, नहीं सोशल किस्म के लोग होते हैं। मैंने जिम्मेदारी की बात की आपने पहले, उसमें वो तो एक जीन में आई है बात, शौक पूरा नहीं हुआ। अच्छा है, वो वहाँ रुक गया, थोड़ा बहुत किया, जितना भी किया, कामयाबी नाकामयाबी अलग बात है। बिल्डर की हैसियत से मैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा कामयाब रहा, बड़ा अर्न किया मैंने, और अब जो इनकी मदद कर रहा हूँ वो भी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन हूँ मैं। ठीक और है, ये भी मुतमईन है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी अभी प्रोफेशनल लाइफ हो गई ना, तो अब आपके मशागिल क्या हैं दोनों? किस सिलसिले में? अदर देन ये आपके एजुकेशन और ये जो स्कूल बेगम के साथ रहना। अच्छा, ये आपके मशागिल में से एक है। और सोना। मगर इसका मतलब कुछ और नहीं ले लीजिए। और सोना और आराम करना, सोना। ठीक है, तो ये आपके मशागिल हैं। आप मैडम, आपकी क्या मशागिल? मैं असल में जो कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर मेरी मिसेज इन्वॉल्व हो। ठीक है, इनके साथ ही जो भी कुछ फर्ज ये आउटिंग करनी है तो या होटलिंग करनी है, बहुत कम करता हूँ, कभी भी नहीं, वो अपनी बेगम के साथ करता हूँ। ठीक है। और अच्छा, कराची भी जाना है किसी काम से, तो इनका ताल्लुक भी नहीं होगा, तो मैं वो चले आप चले, अच्छा, दोनों चलते आ जाएंगे। ठीक है। अभी तो ड्राइव कौन करता है? मैं ड्राइव करता हूँ, मगर ये अब नहीं करता, अब ड्राइवर लेकर जाता हूँ। अब ड्राइवर को साथ लेके जाता? हाँ, कभी कभी चला जाता हूँ, मगर अब नहीं जाऊँगा। अब नहीं जा पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों के हवाले से बताइए कि बच्चों की तरबियत और बच्चों को कहाँ तक पहुँचाते हैं माशाल्लाह? बच्चे हमारे माशाल्लाह का सारा सिलसिला इनके साथ है। अच्छा, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरीके से तरबियत की भाई। क्योंकि हम जो है वो मैं डेफिनेटली इस बात को फोकस करके पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक स्कूल रन कर रही हैं रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से, और एक अरसे से ये स्कूल आपका चल रहा है। 25 इयर्स इस स्कूल की बुनियादों को हो गए हैं और अभी भी माशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, उससे पहले आपका जो है वो ताल्लुक़ रहा टीचिंग की फील्ड में, जो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के साथ 9 साल आपने वहाँ पे सर्व किया, और फिर उसके बाद आपने अपना इदारा किया। तो मैं डेफिनेटली सी बात है कि मैं ये चाहूँगा कि जब आप दूसरों के बच्चों को अपना समझ करके आपने काम किया, पढ़ाया, तो अपने बच्चों को आपने कहाँ तक पहुँचा दिया, उनकी तरबियत के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, 2 बेटियां 2 बेटे माशाल्लाह। बड़ी बेटी है माशाल्लाह से, उसने वो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पढ़े मेरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाती थी। सही। बड़ी बेटी मेरी मैट्रिक तक कभी सेकंड भी नहीं आई, मेरे बच्चे कभी सेकंड नहीं आए। अच्छा, हमेशा फर्स्ट आए। तो आपने जो है वो इस चीज़ पर फोकस रखा कि मेरे बच्चे कॉन्शियसली कि मेरे बच्चे जो है वो टॉप करते रहें? हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे बच्चे हमेशा टॉप किए। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी लाहौर कनेड में चली गई, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर और जर्नलिज्म में। माशाल्लाह। उसके बाद उसने मास्टर्स, वो ज़ैबिस्ट आ गई, उसने मास्टर्स किया कराची ज़ैबिस्ट से। शी वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ ज़ैबिस्ट इन गर्ल्स।
उस वक्त जैबिस नया नया खुला था। मेरी बेटी लड़कियों में गोल्ड मेडलिस्ट थी और डॉक्टर मुजाहिद सिद्दीकी हैदराबाद के आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका बेटा बॉयज़ में गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा, आपने किसका नाम लिया? मुजाहिद सिद्दीकी साहब। डॉक्टर मुजाहिद सिद्दीकी आई स्पेशलिस्ट, उनका बेटा। अच्छा, हैदराबाद के ही हैं? हैदराबाद के हैं। ठीक है। तो ये दोनों बच्चे हैदराबाद के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे, जैबिस्ट के, कराची जैबिस्ट के। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने MS किया। उसने बैंक, पहले तो ड्यूरिंग जॉब ही, ड्यूरिंग एजुकेशन उसको जॉब मिल गई फर्स्ट वुमेन बैंक में, लेकिन वहाँ उसकी सेटिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन जब उसने गोल्ड मेडल लिया तो पूरी वो उस क्लास को डॉक्टर जावेद लगारी उस वक्त होते थे, तो वो पूरी क्लास को जहाज़ चार्टर करके दुबई लेकर गए बेनज़ीर के पास। बेनज़ीर से मेरी बेटी की भी मुलाकात करवाई कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ जैबिस्ट who achieved the goal and she got the gold medal. And then उसके बाद she left the job and she is working in your bank which you started in Pakistan, first woman bank. तो उसके बाद फिर उसने बैंक अल्फला ज्वाइन किया। शी वॉज इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो एक बड़ी मज़े की बात है कि वो शी वेंट फॉर द ट्रेनिंग इन थाईलैंड। बैंक ने भेजा उसको, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह गई वो। तो उस वक्त उसका निकाह हुआ था। तो जब वहाँ गई तो वहाँ पे शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, हर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड स्पीकर। तो उसने जब वहाँ पे जाहिर है अपना वो एक्सप्रेस किया, अपने बैंक को रिप्रेजेंट करने गई थी वो। तो मीज़ान बैंक के प्रेसिडेंट ने उसको ऑफ़र की कि आप वहाँ पे क्या सैलरी ले रहे हैं। उसने कहा मैं आई डोंट नो व्हाट एवर इतने, उसका आई विल गिव यू डबल सैलरी, यू शुड जॉइन मीज़ान बैंक। उसका नो, आई एम हैप्पी ओवर देयर। शी रिफ्यूज्ड द जॉब। तो उसके बाद फिर आफ्टर 6 मंथ शी गॉट मैरिड। 1.5 साल के बाद उसका एक बेटा हुआ। तो फिर उसने जॉब छोड़ दी। शी वॉज वेरी टैलेंटेड, लेकिन फिर शी डिडंट स्पॉइल हर कैरियर। उसने क्या किया, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा, उसने ड्रेस डिज़ाइनिंग की, और उसने इंटरनेशनल ड्रेस डिज़ाइनिंग, वो पाकिस्तानी डिज़ाइनिंग नहीं करती, ठीक। शी इज़ द इंटरनेशनल ड्रेस डिज़ाइनर। ज़बरदस्त। तो वो फिर उसमें उसके बहुत खलीज टाइम्स ये वो, उसमें उसके बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। अच्छा। शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। वो डॉन में इधर उधर सब जगह लिखती थी। अच्छा। तो उसके बाद सेकंड बेटी हमारी है, वो भी कनेट से पढ़ी। उसके बाद इंटर करके वो जो आप पहली बेटी का जिक्र कर रही हैं, तो वो मुस्तकिल आपने कहा कि थी से मुराद अब छोड़ दिया है काम, जॉब छोड़ दी ना उसने। अब वो घर में है, अब ये हाउसवाइफ है और ये काम कर रही है। उसके 2 बेटे हैं। अच्छा, डिजाइनिंग का काम घर पे कर रही है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के जो है वो घर पर बैठी हैं। नहीं। अच्छा, उसके 2 बेटे हैं, दोनों कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ा वाला तो माशाल्लाह O लेवल्स में है, छोटा ग्रेड 5 में है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब उसके हस्बैंड बैंक में बहुत उसमें SCVP हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वो हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग से हबीब बैंक में, ठीक है। तो अब दूसरी बेटी है उसने इंटर किया कनेट कॉलेज से, मैट्रिक वही फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से। फिर वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में NCA में चली गई, ठीक है। वो मिनिएचर की आर्टिस्ट है। अच्छा। वहाँ से फिर उसने वापस कनेट में मास्टर्स किया मैस कॉम में। वहाँ से फिर वो कनाडा चली गई, उसने PhD किया। फिर कनाडा में उसका यहीं से रिश्ता आ गया, हम कनाडा चले गए। हमने उसकी शादी कनाडा जाके की। अच्छा। हमारी पूरी फैमिली अमेरिका से आ गई, ठीक है। तो उसके भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ, ठीक है। बड़ी भी माशाल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी। ये तो दोनों बेटियों का मामला। फिर 2 बेटे हैं। हाँ, बड़े बेटे ने इंटर किया GC से, लाहौर से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, ठीक है। वहाँ से फिर वो जैबिस्ट आ गया, वहाँ से BBA किया। BBA में ही था, उसकी जॉब हो गई। फिर MBA किया। MBA करके फिर उसने बैंक सिटी बैंक ज्वाइन किया। सिटी बैंक के बाद वो बैंक UBL में गया। फिर वो अब वो SVP है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक अल-फलाह में। शी इज़ लीडिंग ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ। उसके भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं, ठीक। फिर चौथा बेटा है, वो थोड़ा सबसे डिफरेंट हो गया, वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट निकले। अच्छा। उन्होंने इंटर किया कराची DHA से।
फिर वो चले गए इकरा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, MS किया जाबिस से, कराची जाबिस से। तो उनका फिर ये हुआ कि उन्होंने मीडिया साइंसेस में किया। मीडिया साइंसेस के बाद उन्होंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में वो मीडिया पढ़ाते थे, फोटोग्राफी उनका मेजर सब्जेक्ट था वहाँ पे ज़ियाउद्दीन में। अब वो एक US बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे कराची में। उनकी मिसेज भी मीडिया की हैं, उन्होंने भी मीडिया में MS किया जाबिस से। तो वो भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मीडिया पर्सन है, दोनों अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी। उसमें बहुत अच्छी बहू को तो माशाल्लाह डॉलर में सैलरी मिलती है, बेटे को पाकिस्तानी रुपीस में मिलती है। चल ठीक है, तो दोनों हैं माशाल्लाह। बड़ी बहू भी मेरी माशाल्लाह से शी इज़ इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम NED एंड MBA फ्रॉम IBA इन फाइनेंस। ठीक है, तो सब बच्चे, बहुएं, बेटियां, बेटे सब जॉब करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो है वो पूछना चाहूँगा कि ये तो उनके प्रोफेशनल करियर्स के हवाले से सारी उनकी एजुकेशन और ये सारे मामला हैं कि जिसमें डेफिनेटली बात है वो आप दोनों का ही किरदार पीछे से है। तरबियत के मामलात में आप दोनों मुतमईन हैं कि आपने अपना काम पूरा किया? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने बच्चों को दीन की तरबियत दी है। हमारे सब बच्चे नमाजी हैं और आगे उनके बच्चे भी नमाजी हैं माशाल्लाह। हमें दामाद भी नमाजी मिले, हमें बहुएं भी नमाजी मिली माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मुतमईन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ दीन होती है। अपने बच्चे को दुनिया तो दे दी, दीन नहीं दी तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और इजाफा करना चाहूँगा, अल्लाह का शुक्र है हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं, बहू भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बहू में बहुत अच्छी हैं। ये अच्छा। ससुर होने की हैसियत से, ये सास होने की हैसियत से तारीफ कर रही हैं अपनी बहू की। नहीं, मेरी बहुएं बहुत अच्छी बहुत हैं। अच्छे हैं। बिकॉज बहुओं के लिए अगर कोई सुने तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो दूसरे घर से आती हैं, उनको स्पेस दें। ठीक, भाई आप अपनी बेटियों के लिए इतना करते हैं तो बहुएं भी तो आपकी किसी को छोड़ के आती हैं पूरे घर को। आप उनको स्पेस दें तो खुद ब खुद आपको कर। मैं ये नहीं चाहती, मेरी एक वो थी, समझ ले ड्रीम था या मेरा कुछ था, मेरी विश थी कि मेरी जो बहू आए ना वो मुझे ज़बरदस्ती ना मेरे साथ कुछ करे, वो मोहब्बत से मेरे साथ कुछ करे। अगर मेरे लिए कोई चीज़ लाए तो मोहब्बत से लाए। तो गिव एंड टेक होता है। अब बहू को मोहब्बत देंगे तो वो आपको मोहब्बत देगी। ठीक, आपका झगड़ा ही कोई नहीं होगा बहू से। बिल्कुल सही, मसला ख़त्म हो गया। अगर सब औरतें ऐसा, और बहू और सास का जो झगड़ा होता है ना उसमें 100% गलती सास की होती है, बहू की नहीं होती। अगेन वंस अगेन जैसे मैंने प्रोग्राम के बीच में कहा था कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो आज ये भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आपने जिस तरह से कहा कि आप एक सास हैं। मैं एक सास हूँ, दो बहुओं की। दो बहुओं की सास है। गलती किसकी होती है? सास की। क्यों जी? वो वजह, आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, आप अपनी बहू की ये बात लगाएंगे, अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, डेफिनेटली आपका बेटा जाके अपनी बीवी को कहेगा तुमने अम्मी के साथ ये कहा, अम्मी को ये कहा, कहेगा जी। तो आपका बेटा तो गया ना फंस, वो इधर बीवी आ गई, इधर माँ आ गई, वो तो बीच में फंस गया। ना वो माँ को छोड़ सकता, ना वो बीवी को छोड़ सकता, वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब है आपको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है। हमारी अपनी बेटियाँ 10 बातें करती हैं माँ के साथ, वो तो हम फ़ौरन इग्नोर कर देते हैं। अगर बहू ने कह दिया तो क्या हो गया? अगर सास अक्लमंद हो, आपके घर में कभी भी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। आप अपनी बहू को टॉलरेट करें, और बहुएं बुरी नहीं होती, मैं फैक्ट बता रही हूँ। ये सास कह रही हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं। बहू का कोई कसूर नहीं होता, वो तो एक नई जगह से आ रही है ना। अच्छा, ये तो चले सास की बात आ गई ना, आपने सास होने की हैसियत से, ससुर होने की हैसियत से आप ससुर कुछ नहीं कर सकते। देखिए बात ये है, मैं तो एक अच्छा शौहर हूँ, आपने सुना बात, तो जाहिर सी बात है वहाँ से फंदा लग गया, बच गई फंदा लगते लगते। अच्छे शौहर बनने के लिए बीवी का, मैं भी बाल बाल बचाऊं, बीवी का कहना मानना पड़ता है। तो जिस तरीके ये अपनी सासों को बहू को रखती हैं सास बनकर, तो मैं भी ससुर बनकर रखता हूँ, मगर ससुर से ज़्यादा अच्छी ये सास हैं बहू के लिए। अच्छा, ससुर जब अच्छे हैं जब ये थपकी देती रहती, अगर किसी बात पे कोई बात पॉइंट आउट करो कि नहीं, अच्छा, तो इसलिए बात पहुँचती नहीं। देखिए हमारी बड़े बेटे की शादी हुई, हमारी बहू को खाना पकाना नहीं आता था,
ज़ाहिर है जिस दिन उसकी कंपनी थी MBA की, उससे अगले दिन उसकी माइयों थी, उस दिन उसकी माइयों थी, वो कहाँ से खाना पकाना सीखेगी। मैंने हम गए, उसने बेचारे ने बड़ी मोहब्बत से वजाहत कर दीजिए, अब बहुत अच्छा खाना पका अब बहुत अच्छा खाना बनाता है। बहुत अच्छा खाना पका रहा था। अच्छा, वैसे तो मेड्स भी बहुत सारी हैं आजकल तो। ठीक है। तो बहरहाल उसने बड़ी मोहब्बत से मुर्गी बनाई। सरफराज साहब खाने के बड़े शौकीन हैं और हर चीज़ में इनको कीड़ा नज़र आता है। तो खाने लेकिन अभी तो आप जब से मैं बैठा हूँ जब से खाने के लिए आप लोग मना कर रहे हैं कि नहीं हम बाहर नहीं खाते, हम यूँ नहीं बाहर नहीं खाते ना, घर का खाते हैं ना। अब तो कॉन्शियस हो गए हमने ये हैं। नहीं कहा बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा। होटलिंग करते हैं, साथ में करते हम हैं। खाते थे, अब हम बूढ़े हो गए हैं। चले आप। तो मैंने सरफराज को पहले ही बैठती टेबल पे, मैंने कहा इनको खाना पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा सरफराज देखिए, आपकी बहू ने पहली दफ़ा मोहब्बत से आपके लिए मुर्गी बनाई है, ठीक है। अगर आपने कीड़े निकाले तो वो अगली दफ़ा कुछ भी नहीं बनाएगी। आप कहिएगा शहजी बहुत अच्छा खाना बना है, तो वो अगली दफ़ा और भी मोहब्बत से बनाएगी। ठीक है। और वही बात हुई, हमने बड़ी तारीफ़ की, वो अगली दफ़ा उसने और भी चीज़ें बनी, उसने सीखा, बहुत कुछ बनाया, बात ख़त्म हो गई। तो आप उसको स्पेस तो दें। ठीक है। आते ही उसके ऊपर अब हमला कर देंगे तो बहू का बनेगा क्या। सही। सासें समझती हैं लड़की लेकर आओ, बड़ी प्यारी सी हो, बड़ी स्मार्ट सी हो, ज़्यादा उम्र भी नहीं हो, और उसके अंदर अकल हो 50 साल की औरत की। हाउ इज़ इट पॉसिबल, मुझे बताएं, पॉसिबल है? नहीं, मुमकिन नहीं है। नहीं है। अकल उसके पास 50 साल की औरत की उस वक्त आएगी जब वो 50 साल की होगी। ठीक है। सही। हमारी थिंकिंग्स में बहुत डिफरेंट, इसलिए हर घर की कहानी है सास बहू में। दो चीज़ें होती हैं, हाँ। एक तो बेटा परेशान, हर वक्त का झगड़ा, ना भी अच्छा मियाँ बीवी के घर में रहता, झगड़े शुरू हो जाएंगे, ना अपने बच्चों पे तवज्जो दे सकेगा, ना बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर सके, कुछ भी नहीं कर सकता ना सही। वो तो अम्मा के झगड़े में फंस गया। हाँ। दूसरी बात ये कि आप कितने गुनाहगार हैं, गीबत गीबत गीबत, आपको कोई काम ही नहीं रहा सवाए बहू की बुराइयाँ करने। कोई भी आया उसके साथ बहू की बुराई की, उसके साथ और गुनाहगार बन गए, बहू लाके मजीद गुनाहगार हो गए। क्यों गुनाहों में घुसते हो? अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, एक बहू दी है, वो आपके नस्लों की माँ है, बिल्कुल वो आपकी नस्लें बनाती है, ऐसे ही। तो उससे मोहब्बत करो। ठीक। ये है कहानी। चले बहरहाल ये तो बहुत अच्छी गुफ्तगू का पहलू यहाँ तक आ गया। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इसको आपकी ज़िंदगी पर आना चाह रहा हूँ मैं। इसका मतलब मुझे तैयार रहना चाहिए ये जो बोलेंगी। वार वार देखिए ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। ज़िंदगी तो माशाल्लाह आप दोनों का जो कोऑर्डिनेशन में देख रहा हूँ तो उसमें तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने बहुत अच्छी कुछ सवाल करेंगे आपसे। हाँ? ये कुछ सवाल करेंगे आपसे। सवाल नहीं वो सवाल जो है वो मैडम की बात जिंदगी तो के सवाल साथ कीजिए है। ना, जब भी तो मजा आएगा। नहीं वो थोड़ा सा संजीदा सा सवाल है। जी बताइए। आप कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ मैं कैंसर सर्वाइवर। तो उसकी वजूहात क्या, और आपने इस कैंसर जैसी जो मुहलिक बीमारी है इससे कैसे अपने आप को देखिए मैं मेरे क्या मोटिवेशन क्या इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम तो अभी तो मामला ऐसे होते हैं ना आज के हर एक के साथ है। कैंसर हो गया मर गया, मर गए बस। अगर आपके हाथ में कोई, हाथ में क्या जरा सी भी कोई अगर सर में भी दर्द हो गया, तकलीफ हो गई है, कुछ हो गया तो हमने उसको ओहो अच्छा पतंगड़ बना करके बैठ जाते हैं, नहीं जी मैं तो यूँ हो गया यूँ हो गया। आपके साथ एक कैंसर जैसी मौलिक बीमारी का आर्जा लगा और फिर उससे निकल के बाहर आना, और इस उम्र में ऐसी एनर्जी कि आप दोनों की कोऑर्डिनेशन देख करके तो मुझे तो मैं भी यहाँ हंस रहा हूँ और मैं मेरे पीछे जितने टीम में बच्चे बैठे हैं सारे हंस रहे हैं कि नहीं ये क्या ड्रामा है? ये हो गया बात नहीं कि सही की है जी। हाँ अब तक जो भी बातें हुई वो बिल्कुल सही हुई, कोई गलत बात नहीं की। नहीं कैंसर की ये बात है। हाँ जी वो कि मैं कराची में बैठी हुई थी तो मैंने ऐसे यूँ फील किया, तो मैंने कहा ये गुठली है। मेरे बच्चे भी बैठ रहे थे, अम्मा चले वहाँ चले जाए। मैंने कहा बेटा मैं हैदराबाद जाके दिखा लूँगी। मैं हैदराबाद आई, मैं गई, सामने घर के सामने तो सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इशर नसीर है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। मैंने उनके पास गई, मैंने कहा इशर ज़रा देखना यहाँ पे गुठली हो गई है। कहते हैं निकत गुठली तो है, बहरहाल तुम ऐसे करो एक ना अल्ट्रासाउंड करवा लो। कोने में डॉक्टर जावेद हैं, उनकी मिसेज़ भी मेरी फ्रेंड है फातिमा। तो मैंने कहा ये कहानी होगी ज़रा देखना। कहने लगी हाँ अल्ट्रासाउंड में तो गुठली आई है, आप ऐसे करें डॉक्टर अमरीन मुनीर बंगलानी है उसके पास चले जाए। मैं जब अंदर गई तो डॉक्टर अमरीन मुनीर को मैंने देखा, मैंने कहा है ये तो सौरठ की मदर है, इसको तो मैंने पढ़ाया है इसके बच्चे।
कहती है मुझसे सरफराज कैसे बड़ी मिली? मैंने कहा भाई डॉक्टर के पास खैरियत से नहीं बंदा आता, कोई ना कोई गड़बड़ ही होती है। खैर उसने मुझे ना कहा कि आप FNA कराएं, अंदर से ना वो जो कैंसर का जो होता है आप उसका करवाएं। उसने मुझे डॉक्टर उषा के पास भेजा, मैं वहाँ से सीधी डॉक्टर उषा के पास गई। जब मैं उसके पास गई उसने कहा कल आके रिजल्ट ले लीजिए। जानने वाले थे वो भी, आइसिक उसके हस्बैंड है ना सरफराज के, जानने वाले थे। उसने जाके जब मेरा FNA किया, अगले दिन उसने मुझे बुलाया, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हम दोनों गए। तो उसने मुझे कहा कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, मैंने हाथ से लिख दिया। मैंने हाथ से पढ़ा, मैंने कहा ले भाई सरफराज साहब कोई गड़बड़ हो गई है। मैं गई डॉक्टर अमरीन के पास, तो उसने मुझे कहा तुम्हारे इसमें ना कैंसर के जर्म्स आ गए हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगी ऐसे करो इसका ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा कर दो। कहने की कब करेंगी? मैंने कहा कहने कब कराएंगे? मैंने कल कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 ऑपरेशन करा चुकी हुई हूँ, मैं बड़ी दलेर हूँ। 19 भाई मेरे इस पॉडकास्ट के सुनने वाले जितने भी हैं, जहाँ जहाँ इसको सुना जाएगा और जो सुन रहे हैं तो वो देखें कि भाई ऐसे भी लोग जिंदा हैं इस दुनिया में। और मेरे शहर हैदराबाद के अंदर के इस उम्र के अंदर इतना हौसला। 85 में मेरा सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो हर्निया का हुआ। ठीक है। मेरे पेट के अंदर नाफ नहीं है। अच्छा एक गई 1990 नाफ के गिरने और चढ़ने का मसला नहीं है आपके साथ। अच्छा 1990 में मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ। देखें गला बिल्कुल साफ है ना। इसका भी ये हुआ कि डॉक्टर ने जब FNA किया ना, तो आगा खान में मैं थी, तो उसने कहा कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं गई, उसने कहा देखिए आपकी लाइफ का 50-50 चांस है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कर दें, ज़िंदगी भी तो बच गएंगे, नहीं तो अल्लाह मालिक के जाना तो है। मेरा ऑपरेशन हो गया। उन्होंने कहा कि हम आपका कोल्ड सेक्शन करेंगे, पहले देखेंगे कि कहीं कैंसर वैंसर के जर्म्स तो नहीं आ गए। खैर मेरा 4 घंटे सर्जरी हुई। सरफराज बाहर लड़ पड़े, कहने लगे जी मेरी बीवी मर गई है, तुम लोग बता नहीं रहे। खैर वो ऑपरेशन था ही सिर्फ आधे घंटे का। ठीक है, उसमें 4 घंटे लगे। 4 घंटे। ठीक है। अच्छा परेशान तो होंगे ना। एनी हाउ के दोबारा थोड़ी मिलेंगे। हाँ सही कह रहे। फिर वो ऑपरेशन हो गया, मैं बाहर आ गई। रात को डॉक्टर आया, कहने लगा यू आर लकी के आप कैंसर के जर्म से बच गई हैं, यू आर फाइन। उन्होंने कहा इनको पानी दो। सरफराज ने कहा अभी तो बाहर निकल आई है, अब दोबारा ट्राई मारो। सरफराज ने पानी पिलाया, मुझे फंदा लग गया। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे के नीचे। सरफराज की भी सांस रुक गई कि मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर ये हुआ, हम फिर बच गया। उसके बाद ये हुआ कि दोनों आंखों में 35 इयर्स की एज में मोतिया आ गया। एक आंख का ये लेफ्ट का ऑपरेशन कराया, लेंस या टेढ़ा डाल दिया। अभी टेढ़े लेंस से हम चल रहे हैं, आप देखेंगे तो एक लेंस चमक रहा होगा। तो असल में इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ से बैठ कर, नजर आ रहा है कुछ मुझे, या तो मेरी नजरों का धोखा है, मेरी ही नजरों का धोखा है। ठीक है। फिर दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ, वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। ठीक है। उसके बाद जनाब वो कैंसर हो गया। ठीक है। अब जब हम वहाँ से लेके निकले तो मैंने कहा, रिपोर्ट लेके नीचे आई, सरफराज साहब गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने कहा सरफराज ये तो कैंसर हो गया। हम दोनों 10 मिनट तक चुप बैठे रहे, खामोश बैठे हुए। उसके बाद मैंने कहा छोड़े सरफराज, इलाज करवाते हैं, ज़िंदगी हुई तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक है। मैंने अपने बच्चों को मैसेज किया। मेरे बच्चे उस वक्त, उस ज़माने में पार्क टावर्स होता था, 12 साल हो गया, 13 साल घूम रहे थे। वो बच्चे परेशान हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। फटाफट नेट पे बैठे, ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैसेज आ रहे, अम्मी फिक्र नहीं करें, जल्दी ठीक हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा कैंसर। मेरे देवर की बेटी डॉक्टर है, कहने लगी ताई में सबसे बेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैंने कहा वाह भाई, ब्रेस्ट कैंसर इज़ द बेस्ट कैंसर। इसका मतलब इजी होता है। खैर हमने डॉक्टर अमरीन ने कहा ऑपरेशन कब करवाओगे? मैंने कहा कल कर दें। कहती कल तो संडे मंडे को आ जाए। हम गए संडे को जाके हमने, मैंने कहा कहाँ करेंगी? कहने लगे जी रात कमरा शमरा देखा, बड़ा VIP रूम, इतना गंदा VIP रूम, वो बुक कराया। जाने दें, फैक्ट इज फैक्ट। ठीक है। तो वो खैर कमरा शमरा बुक करा के ऑपरेशन हो गया। सुना ये है, बच्चे मेरे कहते हैं कि आपका BP बहुत हाई हो गया था। मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरे सराहने बैठा हुआ था। मैडम मैं थोड़ी सी देर के लिए रुकूंगा, एक कॉल यहाँ पर है हमारे पास, एक कॉलर जो है वो कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जनाब मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप प्रोग्राम में आप क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में? जी, अभी जो आपकी मेहमान खुसूसी जो बैठी हुई हैं मैम निगत साहिबा, जी, वो मेरी रिसेंटली बहुत अच्छी टीचर हैं। ठीक है, और मैं इनसे अभी मेरे निगरानी में इनकी शागिर्दगी में हूँ अभी। ठीक है, तो अभी आप इनके साथ इनकी शागिर्दगी में हैं? जी जी, मैम पहचान गई होंगी, नाम नहीं है तो मैम पहचान जाएंगी मुझे। ठीक है, तो आप बेशक नाम ले दें अगर आप जो है वो बात कर आपकी वो उस्ताद हैं तो। मैम मैं मुझसे नबीला बात कर रही हूँ। अच्छा तो हैदराबाद। कैसी हैं आप? जी मैम मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपको टीवी पर देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम में देख रही हूँ अभी मैं आपको लाइव, और बहुत खुशी हो रही है आपको सुन कर। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, और आप मैंने सुना मैथ्स में बहुत अच्छी हैं और मैथ्स की फाइल का ही इंतजार कर रही हैं। फंसवा दिया मैम मैंने कभी बताया नहीं है आपको, फंसवा दिया। क्योंकि मैंने कभी इसलिए नहीं बताया मैम, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम आपसे सीखें आपका अपने स्टाफ के सामने। मैम मैं ऊंची उड़ना नहीं चाहती, मैं आपसे नीचे रहना चाहती हूँ हमेशा। नहीं आप और आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, हमारे बाद किसी ने तो आना है ना। जी जी मैम, बस मैम अभी तो आपके साथ मुझे 3 मंथ्स हो गए और मैं चाहती हूँ मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके ही साथ रहूँ। इंशाल्लाह मैम बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ठीक। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक। और आप भी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं सर। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं, एक मिनट, अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा आपको आपकी कॉल के साथ। जी जी। आप एक शिकवा यहाँ पर आ गया है कि वो सर बैठे में वो कह रहे हैं कि दोनों के लिए तो कुछ ना कुछ कह दिया है कॉलर ने, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कहा है। आपसे उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। सर आज जो मैम आज जो कुछ भी है ना मैम, वो आपकी ही वजह से है। क्या बात है भाई, चढ़ा दिया आपने चने के झाड़ पे। नहीं जनाब, ये बहुत शुक्रिया आपने इस पॉइंट को खास से वाज़ेह किया। बहरहाल ये तो ऐसा होता है ना, जैसे कॉपरेशन होती है। मैं अगर कोई भी बात अगर कहूँगा ना, तो इसको अगर कोई सुनेगा तो कही जाएगी, और उस वक्त सुनने का अंदाज ये हो कि सीखना, तो वेरी गुड। और ये दोनों बातें जो है ना, दोनों फरीकीन, जो कह रहा है जो सुन रहा है, उन दोनों पे डिपेंड करता है कि वो सुने और सीखे। और जहाँ तक बात ये सीखने का लफ्ज़ आता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आदमी रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखता है। आप घर से निकलते हैं तो भी अगर आप सोचें तो बहुत कुछ सीखते हैं, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। बस इतना ही कहना था मैंने। थैंक यू सो मच। चलें जी, और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जो है वो कैंसर के ये मामलात रहे आपके, तो वो तो फिर उसके बाद सर्जरी हो गई। ठीक है। अच्छा, मेरे बच्चों ने बताया कि पूरी रात आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा। हालांकि मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट नहीं थी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी तरह याद है कि जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, उस वक्त से लेके मैं पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़ती रही। मुझे होश नहीं था, लेकिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही। मुझे ऐसे लगता था मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ हो गई हैं, शऊर और लाशऊर। अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी एक कतरा, तो मेरा लाशऊर जाग जाता था या शऊर जाग जाता था। तो मैंने लगता था कि मेरा एक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। कंटिन्यूसली सुबह तक जब मुझे होश आया तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। तो उस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत कामिला अता फरमाई। सर्जरी हो गई। उसके बाद मैं 4 दिन के बाद मैं घर आई। घर आके मेरे बाल बहुत लंबे थे। एक और कॉलर हमारे साथ आ गए। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से ही बात कर रहा हूँ। और मुझे खुशी हो रही है देख करके। अभी एक असल में कॉल करने की वजह ये, मैं तो मेरी बातों से महसूस हो रहा था, मिसेस निगहत सरफराज माशाल्लाह इतनी पुरलुत्फ बातें कर रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और लेकिन कॉल करने की जो वजह बन गई वो इससे पहले वाली कॉल बन गई। मैं भी कॉल सुनी
तो उसमें एक बड़ी अजीब सी बात हुई। सरफराज साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं और उनके साथ मैम की वाइफ भी बैठी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि वो ये कॉलर ने कहा कि जो आज जो कुछ भी मैम है वो सरफराज साहब की वजह से। तो मुझको एक बहुत अच्छी बात याद है कि आमतौर पर हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम सरफराज की कामयाबी के पीछे सरफराज का हाथ है। बिल्कुल, नो डाउट। तो मैंने कहा इस बात की बड़ी अच्छी बात हुई कि ये पहला जो जोड़ा है मैंने अपनी अभी तक की 44 साल जिंदगी में इस तरह देखा है कि हस्बैंड की वजह से भी जो है वो वाइफ कामयाब होती हैं। और ये बात बरसरे मेंबर भी कही जानी चाहिए, बरसरे आम भी कही जानी चाहिए, मशहूर होनी चाहिए कि ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो कि बेगमात को फलता फूलता देखकर औरत के मकाम को बुलंद करने का तरीका इस तरह भी निकालते हैं कि उनको बहुत अच्छे मौके फराहम करते हैं। और इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए उन तमाम हस्बैंड्स को कि जो अलग एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच रखते हैं कि आप इस तरह से भी शरीके सफर बन सकते हैं। तो आप दोनों को देख के माशाल्लाह इस और इतना हद तक खेलता देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत मसरत हो रही है। और आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बड़े मजे की बातें सुनने को मिल रही हैं दोनों अहबाब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर स्टेप पे, हर कदम पे सरफराज ने मेरी बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया है। अगर ये सपोर्ट ना करें बीवी घर से निकल ही नहीं सकती। हर काम में, हर चीज़ में निगत साहब आप कर लीजिए, पूरी दुनिया में घूमना है मुझे फ़लाँ जगह जाना है, आप जाइए, मैं कैंसर को ख़त्म कर लूँ उसके बाद आपको बताऊँगी। ठीक है। तो मैं भी कुछ बोलूँगा फिर। उसके बाद ये हुआ कि हम उसके बाद मैं घर आई, मैंने बेटी को बोला कि मुझे शावर दिलाओ। मैंने शावर लिया। उसके बाद ना मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना पढ़ी और मैंने कहा अल्लाह ताला, मैंने दुआ की बड़ा रो के, मैंने कहा अल्लाह ताला अगर तूने ज़िंदगी दी है तो सेहत वाली देना, वरना मुझे ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कहते ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्लाह ताला ने मेरी वो बात ऐसी सुनी। अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा करम है कि मैंने जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया। उसके बाद मेरी कीमो हुई, मेरी 8 कीमो हुई। लोग कहते हैं कीमो में वॉमिटिंग होती है, बहुत बुरा हाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी 8 कीमो, इट्स वेरी टफ, लेकिन मुझे एक भी ना वॉमिटिंग हुई ना मुझे कुछ हुआ। अच्छा, इसमें जो है वो एक बात बीच में रह गई, आपने बताया था कि मेरे बाल बहुत लंबे थे। बहुत लंबे थे और कैंसर में सारे बाल उतर जाते हैं। ठीक है। तो मेरे अमूमन यही होता है देखने में, अमूमन नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि वो ऐसे अंदर जम्स डालते हैं कि जिसके जो चीज़ जितने सेल्स होते हैं ना वो आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि मैं 2 दफ़ा रोई। एक दफ़ा तो जब मेरी वो हुई थी ना, मैं बाल, मेरी लंबी चोटी थी तो मैं पहले कटवा के आ गई, मैं बहुत रोई आके। तो सरफराज ने कहा निकत कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बड़ा सपोर्ट, ज़ाहिर हस्बैंड की सपोर्ट बड़ी होती है। खैर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरी कीमो हुई तो मैं 10 दिन कराची रहती थी, 10 दिन हैदराबाद रहती थी। मैं जितने, अल्लाह ना करे किसी को जो इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं और जो हैं, उनके लिए ये है कि आप इस दौरान जब आपकी कीमो हो या रेडियो हो, आप किसी रिश्तेदार से ना मिलें। आप, क्योंकि आपके अंदर इम्यून पावर कम हो जाती है उनकी। अच्छा। अगर किसी को हल्का सा भी नज़ला है ना तो आपको फ़ौरन लग जाएगा और वो आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। मैं जब कराची होती थी मैं कहती थी मैं हैदराबाद में, जब मैं हैदराबाद में होती थी मैं कहती थी कराची में। और इसकी सफाई का आपने इतना ख्याल रखना है कि आपको अगर है तो आपने डेली अपना बेड कवर साफ़ होता है लेकिन उसको चेंज करिए, डेटॉल में धुले, टॉवल आपका डेली आप शावर लें। अल्लाह ताला, मेरी जो मेड होती थी ना पहले शावर लेती थी फिर अंदर आती थी कमरे में। तो 10 दिन कराची, 10 दिन हैदराबाद, पूरा ट्रीटमेंट जो है ना वो 8 महीने का है। खैर बहरहाल मेरी रेडियो हुई, जब मेरी कीमो हुई पहले 8 कीमो, तो इसमें इंसान बहुत ज़्यादा फील करता है कि मुझे क्या हो जाएगा। मैं नहीं सोचती थी। मैं एक इन ख़वातीन के लिए ये है कि आपको जब अल्लाह ना करे किसी को हो, जब आपको हो तो आप ऐसे करें कि मैं तो या सलामो 20 दिन होते हैं एक कीमो दूसरी कीमो के दरमियान, 20 दिन में मैं 1.25 लाख या सलामो खुद पढ़ लेती थी। मुझे किसी ने कहा कि आप वो सुने
सूरत रहमान, सूरत रहमान सुने, बहुत अच्छी है, कारी कौन सी है उनकी, लेकिन मैं खुद ही पढ़ लेती हैं, बहुत अच्छे कोई कारी हैं, मैं सूरह रहमान खुद पढ़ लेती थी। बहरहाल मैंने सारी वक्त अल्लाह, मैंने क्या करने, मेरे अल्लाह ने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना करम रहा कि इतनी बड़ी बीमारी में मेरी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरी कीमो हो गई, फिर उन्होंने कहा जी मेरी 30 रेडियोज़ हुई। 30 रेडियोज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल जला देता है। तो मैं जब रेडियो करवाने जाती थी, डेली होती थी 30 दिन मैं जाती थी, तो वो मुझे रेडियो जो वो लेती थी ना पेमेंट, वो कहती थी, डॉक्टर कहती थी ज़रा चेक करो इसकी रेडियो हो भी रही कि नहीं, इतनी हंसी खुशी आती, हंसी खुशी चली जाती। मानो वो उसको जो है वो इस बात की तशवीश हो भी रही है कि नहीं, हो भी रही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतना वो किया। बस उसके बाद फिर मैं ठीक। अच्छा, फिर दूसरी दफ़ा जब मैं रोई, जब मेरे बालों पे पूरा उस तरह फिर गया, फिर मैं बहुत रोई। उनका मेरे इतने लंबे बाल और मेरा ये हाल हो गया। तो सरफाज का निगत, अब मेरे लिए पहले भी वही निगत थी, अब भी वही निगत है। अब फिक्र नहीं करें, ये सरफाज का सपोर्ट है। बिल्कुल और सही उसके बात है। बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर आखिर में कहने लगे बस निगत अब बहुत हो गई, अब ठीक हो जाए। असल में बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं कि मैंने अभी तो जो है वो आपके साथ अदब के जो मामलात हैं उसको मैंने नहीं छेड़ा, प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है मेरा, और मैं चाहूँगा कि हल्का फुल्का सा उस पर बात कर लें, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आप निगत हैं, लेकिन आप कहती हैं मैं तो अयाज हूँ। असल में ये क्या है, ये मुझे अयाज का आपने वाक़या सुना हुआ है कि हाँ, नहीं वो वाक़या तो सर मैं सबको बताया, लेकिन आपने किस तरीके से महमूद का वाक़या है कि उसने सबको बुलाया कि हीरा तोड़ो, तो उसने अयाज को कहा अयाज हीरा तोड़ो, अयाज हीरा तोड़ दिया। वो सारे बुजुर्ग, सारे वो उसके वज़ीर कहने लगे ये इतना कीमती हीरा मैंने तोड़ दिया। तो कहना ये अयाज है इसलिए कि ये फर्माबरदार है, उसे मेरे हुक्म की तामील की। हम बैठे हुए थे, सरफराज सब पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, निकल सरफराज ये पेपर जो है ना इसको नीचे से फाड़ दे। मैंने पेपर फाड़ा, डस्टबिन में डाल दिया। आपने ये पेपर फाड़ दिया तो फलां चीज़, तो मैंने कहा सरफराज मैं तो अयाज हूँ, आपने हुक्म दिया मैंने कर दिया। एक्चुअली मेरे फाड़ने का मतलब था उस हिस्से को फाड़ना है जो मैं नहीं चाह रहा, इन्होंने पूरे का पूरा फाड़ दिया। मैं तो अयाज हूँ, आपने कहा मैंने फाड़ दिया, इसमें परेशानी की क्या बात है। ठीक है, सही बात है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लाइफ है। मेरा वाकई हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, और मेरे लेकिन मैं एक शेर से ख़त्म करूँगी लाइफ। जी नहीं, मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, ये बात भी बात के लिए, अभी इसको रोक के रखें, ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है मेरे पास, कुछ चंद मिनट हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, अदब से क्या वाबस्तगी है, क्या लगा हुआ है, ये थोड़ा सा बस आखिर में, फिर उसके बाद वाइंड अप करें। कहाँ अदब, कहाँ मैं, वैसे मैं उर्दू अदब की बेअदब तालबा हूँ, मुझे अदब से क्या लगा। उर्दू पढ़ ली, अदब पढ़ लिया। हाँ। सिर्फ ये है कि जब लोगों को उर्दू बोलता हुआ सुनती हूँ ना, मेरा दिल रोता है, और जब लिखता हुआ सुनती हूँ तो मैं पूरी रोती हूँ। लिखता हुआ देखती हूँ, बोलता हुआ सुनती हूँ। अब इन दोनों मामलात के लिए कुछ मिसालें मुझे बताएं, ताकि जो है वो सुनने वालों को भी इस बात की तसल्ली हो कि हाँ भाई ये बात इन्होंने जो कही है वो सही कही है या गलत कही है। हमारी उर्दू का जो जनाजा निकला है ना, वो उर्दू वाले ही जान सकते हैं। मतलब लैंग्वेज का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें कहीं उर्दू है ही नहीं, उसमें आधी अंग्रेजी है, आधी उर्दू है, उसको ऐसा मिक्स किया, और फिर वो उसका लहजा, आप 90% लोग देख लें, वो हमेशा मैन रोड ही बोलेंगे। भाई ये मेन रोड होती है, वो मैन रोड ही बोलेंगे। हर चीज़ को उर्दू का भी उन्होंने इतना बेड़ा गर्क किया है कि मैं सारा दिन टीचरों की उर्दू ही सही करती रहती हूँ, अंग्रेज़ी ही सही करती, मेरा काम ही यही है। लेकिन उर्दू का बहुत बुरा हाल है, उर्दू का ना पूछें तो ना पूछें तो बेहतर है। अच्छा, मुताल्ले से दिलचस्पी कोई? हाँ ठीक। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वो उस ज़माने में आया करते थे, रज़िया भट्ट के, AR खातून के, वक़ार को याद होगा, वो नावल पढ़ा करती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर बानो कुत्सिया के, हाँ। लेकिन अब उसके बाद जब वो कहते हैं ना उम्र गुजरी, 50 साल के हुए, तो अकल आ गई कि दीन की तरफ ज़्यादा ही, तो अब मैं ज़्यादा तफसीर पढ़ती हूँ। तफसीर बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ सबकी। अच्छा। मौलाना मौदूदी की, मौलाना तकी उस्मानी की, मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी के, सारे वो तर्जुमे बार बार, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पता चले कुरान कहता क्या है।
फिर वो नौमान अली ख़ान बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स देखती हूँ। तो छोटी 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 बातें जो होती हैं नौमान अली ख़ान की, वो बहुत समझ में आती हैं। अच्छा, कि कुरान क्या कहता है। कल ही मैं असहाबे कहफ का वाक़या सुन रही थी कि वो थे क्या, हम समझते थे बुज़ुर्ग थे, कोई पैगंबर थे, वो कुछ नहीं थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना, मैं खैर अरबी तो सीख नहीं सकती इस उम्र में, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इधर से उधर से थोड़ी जो मेरी समझ में आ जाए, जो कुरान मुझे समझ में आ जाए, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर अमल करे। अल्लाह ताला मेरे बस ये रास्ते, देखिए एक लड़की की ख्वाहिश होती है, छोटी है बड़ी हो जाए, पढ़ लिख गए, शादी हो जाए, बहुत अच्छे घर में अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो जाए, अच्छा शौहर मिल जाए, मिल गया, अच्छी ससुराल मिल गई, बच्चे हो जाएं, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चे काबिल हो जाएं, बच्चों की जॉब्स हो जाएं, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद अब ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश, अल्लाह ताला ने इतना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बच्चे के मोहताज नहीं है, बच्चों को हम देकर आते हैं, हम बच्चों से नहीं लेते, ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने जो है वो आपको देने वालों में एक आइडियल लाइफ अल्लाह ने गुजार दी। अब ज़िंदगी 70 साल हमारी उम्र हो गई है, अब इसमें ज़िंदगी कितनी रह गई है। अब ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं, जो मेरे पास तो खैर कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं इस कौम को दे जाऊँ ताकि ये मेरे लिए सदक़ा जारिया बने इंशाअल्लाह। और अगली मंजिलें, अब बाकी अगली मंजिलों की दुआ है कि अल्लाह ताला अगली मंजिलें आसान करे। अगली मंजिलें बहुत मुश्किल हैं, अब अगली भी 7 मंजिलें हैं, वो बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला वो आसान करे, ये दिल की ख्वाहिश है और सब मेरे लिए दुआ अच्छा, तो करें। आप दोनों की मैं आखिरी सवाल है बस ये, फिर उसके बाद मैं आप का जो शेर है उस तरफ आऊँगा। तो ये दीन की तरफ जो वाबस्तगी, बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते, तो ये तो खैर हमारा फ़रीज़ा है और हमारी लगाव होता है कि अल्लाह को मानना, और फिर उसके साथ जो है वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायबाना मोहब्बत वो हर एक मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो एक होता ना कि बाकायदा ज़हनी तौर पर तैयार होकर के कि हाँ भाई अब जो है वो थोड़ा सा दीन से, तो वो कितने अरसे से आप जो है वो ज़्यादा इससे मुंसलिक हैं या इसको ज़्यादा महसूस करती हैं? मैं तो बचपन से ही हूँ, बचपन से ही, क्योंकि मैं ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ मेरे वालिद जो थे, मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा मजहबी हैं। अच्छा, मजहबी थे, ठीक है, तो मैंने उसी माहौल में परवरिश पाई, ठीक है। तो मैं तो बचपन से ही, मुझे नहीं याद 4 साल 5 साल की मैं होंगी जब मेरे वालिद ने, मुझे इतना याद है कि मुझे गोद में बैठा के नमाज याद कराया करते थे। तो मैं बचपन से ही नमाज अपने घर में देखा, मैं बचपन से ही अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं उसी माहौल में पली और उसी माहौल के उसके बाद फिर यहाँ आ गई। तो मैंने अपनी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नहीं छोड़ा। सर आपने जो है पहले तो वो थोड़ा सा जो मैंने मैडम से सवाल किया था कि कुछ पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़, अदब की कुछ किताबें या कुछ नॉवेल, मैं रीडिंग, जैसे अगर कोई शेर शायरी हो मैं सुनता हूँ, मुझे याद नहीं होता, वो मेरे वाला मिजाज मेरे साथ भी है, और मैं पढ़ता भी हूँ, मगर ऐसे अशआर जो बहुत मुश्किल ना हो। अल्लामा इकबाल को पढ़ा मैंने, मगर जहाँ उसकी सकील किस्म की उर्दू होती, मैं मतलब उससे एंजॉय नहीं करता। और जो अखबार चाटते हैं अच्छा, सारा दिन अखबार किधर होगी बोल, अखबार तो मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। और अखबार का ताल्लुक जहाँ तक ये है, आप शायद सुनकर हैरान होंगे, बहुत छोटे से अखबार पढ़ रहा था जब उर्दू पढ़नी भी नहीं आती थी। और ये पूछिए क्या पढ़ता था मैं? मैंने उर्दू सीखी पढ़नी, जंग में एक टार्जन की कहानी आती थी, ठीक है, उसको मैं तस्वीरों से देखकर फिर पूछता था ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। फिर मैंने वहाँ से शौक़ हुआ और उर्दू पढ़ने का पूरा, तस्वीरों के बाद फिर उर्दू। अखबार पढ़ना मेरा बहुत ही शौक़ है, पूरा अखबार जब तक नहीं पढ़ूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। और कोई बोले तो सिपास अच्छा मुझे नागवार लगता कोई मुझे अखबार पढ़ने में डिस्टर्ब करे, ठीक है, अपने आप जो है ना महसूस करता हूँ, बस मैं पता नहीं ठीक है क्यों डिस्टर्ब हो गया। चले जी, सरफराज में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बीवी को यहाँ तक पहुँचाने में नो डाउट सर, ऐसे शौहर शाज़ो नादर ही होते हैं, लेकिन सरफराज में एक बुराई है, गुस्सा बहुत है, अभी तक है। सरफराज का गुस्सा पता है कैसे होता है? आप गुस्सा सुनिए ज़रा। मर्द तो शोर मचाते हैं, गिलास तोड़ते हैं, प्लेटें तोड़, सरफराज कहते हैं
गुस्सा ऐसा होता है, मेरे पास बैठे होंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा सरफराज को गुस्सा आ रहा है। देखा साहब आप समझती नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें, ये सरफराज का गुस्सा है। इतना तमीज़दार गुस्सा होता है, बाअदब बामुलाहिज़ा बाहोशियार, होशियार के अब्बू को गुस्सा आ रहा है। बच्चे भी समझ जाते हैं, बीवी भी समझ जाती है। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे ना बहुत गुस्सा कर, लेकिन गुस्सा ऐसा होता है कि बस ये ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, ये ऐसे बहुत गुस्सा। अच्छा, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन होता है जब इनको गुस्सा आता है? मैं दुरूशी पढ़ती रहती हूँ, मैं बोलते रहती खामोश रहती है, सुनती रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती, गुस्सा अपना भी ठंडा हो जाएगा। और जब उनको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मुझे गुस्सा ही नहीं आता। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए गुस्सा वो तो ये बताएंगे ना, आपकी वजाहत कर रहे हैं अपनी बात। नहीं, गुस्सा नहीं आता इनको, ये अच्छा। जुमला कहा जाएगा। ठीक है। आता होगा गुस्सा जो ये बर्दाश्त करती हैं, मगर पता कैसे चलेगा? ये बोलेंगी पता चलेगा, बोलती नहीं। बोलेंगे तो पता चलेगा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा बहुत ही मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। इजहार ख्याल हुआ तो गुस्से में कोई गुस्सा बात, और खामोश हो जाती हैं। ठीक है। खामोशी अपनी अम्मी की तरह से। मेरी मदर भी ऐसी थी, मेरे फादर भी बड़ा गुस्सा करते हुए चुप गया। उन्हें, वो पंजाबी थे तो एक पंजाबी में जुमला कहा करती थी कि धीए एक सुख ते सौ, एक चुप ते सौ सुख। वो माँ ने ये सिखा के भेज दिया, वही चुप कर गए हैं, आज तक चुप हैं, लेकिन इतना सह लिया। ये तुम्हारी तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये तुम्हारी तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो हम में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी। सर ये कुछ कह रहे हैं? ये शेर हाँ, बहुत सही है मुझ पर। देख ले। मेरे लिए कहा ये। अच्छा, और जहाँ तक बात ये है, इन्होंने एक जुमला कहा था जो कुछ बनी नहीं, नो डाउट इनमें क्वालिटी है हाँ, सुनने की और करने की। ठीक मतलब है। जो कहा जाए उसको फॉलो करती है, जो कहा जाए करती हैं, और बड़ी खूब खुश तरीके उसलूबी से, से। खुश उसलूबी से। हाँ, खुश उसलूबी से करती और हैं। सबसे अच्छी बात है कि मैं जो सोचती हूँ ना, हाँ। मैं कर जाती हूँ। सफास सोचते रहेंगे ये होगा, मैं सोचती हूँ, मैं कर जाती हूँ, उसके बाद सफास भुगतते रहे। मैं सोच के डाल देती हूँ, ये भुगतते रहते। संभालना मुझे ही होता है। स्कूल खोलना था, मैं फटा करके आ गई। मैंने कहा मैं अपना स्कूल खोलूंगी। और आपने खोल कहला दिया? कैसे खोलेंगी? हाँ। मैंने कहा मैं खोल लूँगी। मैंने स्कूल खोला, बाकी सारे लोगों के पैसे ये वो भुगतते रहे, मैं खोल के बैठ गई, देखा जाएगा। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एक चलो, चीज़ ये डाली है, कर जाती हूँ मैं। अच्छा, कोई ठीक है। लड़ाई का कोई ख़ास मौजू नहीं था। हाँ। बस ये था कि ये अपनी इनके पास टीचर आती थी, ये ट्रेन करती थी टीचर को। ले जाते जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी टीचर की, इस काबिल होती थी कि वो इनका साथ दे, हेल्प हाँ। इनके, तो ये दूसरी टीचर ले जाती थी, अच्छा। दूसरी क्लास को दे देती ठीक टीचर है। से। नहीं, ये तो तो इनका जाएगा। खिलाफ यही था कि मेरी ट्रेन की हुई टीचर मैं तो यूज़ करूँ, मेरे पास तो रहे ना, फाइल ठीक में है, तो हाँ, बिल्कुल सही है, दूसरी टीचर बिल्कुल, की तीसरी, बिल्कुल ये रहना ट्रेनिंग चाहिए। देती रहती थी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा चलो। मैं बस अपना स्कूल खोलूँगी। चलें, मैं अमूमन जो है वो प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जो है वो मैं ही लेके जाता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मरतबा जो है वो आप अपने जो आप शेर कहना चाह रही थी, या कह दिया आपने, या अभी रखा दोबारा है? कहिए ना वो शेर तो। वही शेर तो मैंने कह दिया ना। अच्छा, कह दिया आपने, तो दोबारा से एक मरतबा दोहरा दें। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, उसी पर अख्ताम कर देते हैं प्रोग्राम का। कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी तरफ से, और आप भी अपनी तरफ से, इस प्रोग्राम के हवाले से, आज की हमारी इस मुलाकात और इस सिटिंग के हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई है, कुछ पैगाम मैसेज आप किसको तमाम- देना है? मदर्स को देना हमारे है, सुनने वालों को, मदर्स को देना मदर्स है, को खुसूसी तौर पर। और आखिरी जो हिस्सा था आपकी गुफ्तगू का, कि जिसके अंदर मियाँ बीवी के दरमियान जो वो गुस्सा और जो कंट्रोल करने का मामला है, आज के लिए बड़े मसाइल हमारे यहाँ माशरे के अंदर मौजूद हैं, कि जो न्यूली कपल हैं, न्यूली मैरिड हैं, उनके दरमियान जो तनाज़ात होते हैं, जो मामलात होते हैं, तो वो इन चीज़ों को किस तरीके से देखें? सबसे पहले तो न्यूली कपल्स के लिए ये है कि लड़कियां ये चाहती हैं कि हमने शादी की, हमारी शादी हुई तो जो शादी से पहले, आजकल तो मोबाइल के ऊपर हर वक्त चलती रहती हैं बातें, तो जो रवैया शादी से पहले है वो शादी के बाद भी हो, वो नहीं हो सकता। इसलिए कि गर्लफ्रेंड में और बीवी में बड़ा फ़र्क होता है, हस्बैंड के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो लड़कियों को ये चाहिए कि अपने आप को समझें और उसको हर बात पे एक तो फरमाइशें कम करें,
और हस्बैंड्स के लिए मेरी एक ये नसीहत है, जब आपकी शादी हो अपनी बीवी को हर चीज़ बताएं कि भाई मेरी ये इतनी इनकम है, तुमने इसमें गुजारा करना है। जो हस्बैंड्स अपनी बीवी से इनकम छुपाते हैं तो बीवी को ये नहीं पता होता कि मियाँ के पास कितने पैसे हैं, उसकी फरमाइशें बढ़ती रहती हैं, फिर वो इधर से उधर से वो बुराई की तरफ चला जाता है। लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए हस्बैंड अपनी पूरी इनकम बताए, बीवी को पता हो कि मेरे हस्बैंड की ये इतनी औकात है, मैंने इससे आगे नहीं जाना। और लड़की को ये चाहिए कि वो इस तरह मतलब उसको मैनेज करे। और इतनी कम इनकम, जब शादी होती है ना, कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं होता। या तो आप किसी बुढ़े से शादी कर लो तो बड़ी पोस्ट पे होगा, अगर यंग आदमी से शादी करने है तो उसमें टाइम लगता है, उसको बनने में उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो आप आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करें। जब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हस्बैंड जब घर से निकलने से पहले ही बीवी उसको इतना तंग कर देगी कि बाहर जाके वो ख़राब काम करेगा, वो ऑफिस में भी परेशान, वो घर पे भी परेशान। तो सबसे बड़ा हाथ, अगर किसी मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है या आजकल डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह मैं मर्द को नहीं कहूँगी, उसकी वजह औरत होती है। जब उसके अंदर बर्दाश्त है और वो अपने आप को मैनेज कर सकती है, लाजमी है कि वो ब्रांडेड जोड़ा पहने, जितनी उसके मियाँ की तौफीक हैसियत है उस हिसाब से चले, उस हिसाब से, तो आपकी घर जन्नत बन जाएगा। ये तो लड़कियों और न्यूली मैरिड कपल के लिए है। सासों के लिए ये है कि आप आने वाली बहुओं को स्पेस दें। अगर आपको अपने बेटे से मोहब्बत है तो बहू से प्यार करें, अगर बेटे से मोहब्बत नहीं है तो फिर उसको फिर वो बीच में छोड़ दें, उधर से बीवी खींचे उधर से माँ खींचे। अब वो किधर जाता है, या तो माँ बीवी का रिश्ता तोड़ दे या माँ को छोड़ के गुनाहगार बन जाए। तो सबसे मेजर रोल सास का है। कहते हैं नहीं लड़कियां ख़राब होती हैं, लड़की को अगर सही इन्वायरमेंट दे, समझाएं, आपका मसला हल हो जाएगा, आपका घर जन्नत बन जाएगा। हस्बैंड्स के लिए यह है कि कोऑपरेट करें। बीवी अगर आगे निकल रही है तो मेरे हस्बैंड की तरफ से उसको आगे जाने दें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ कोऑपरेट करें, दोनों एंजॉय करेंगे लाइफ को, और लाइफ में कभी लड़े नहीं। लड़ाई एक चीज़ और, ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं जब लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी में, बातचीत बंद कर देती हैं। आप उस बातचीत को बंद ना करें, बातचीत बंद होगी तो फासले बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर जहन में आता है अच्छा उसने मुझे ये काम, इसको ये जवाब दूंगी, उसने ये काम, इसको ये जवाब दूंगी। वो करते 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 इतना शैतान पका देता है कि वो फिर बातें बढ़ती चली जाती हैं। आपकी लड़ाई हो गई, 5, 10, 15 मिनट के बाद हस्बैंड ज़रा उसकी नाक ज़रा ऊंची होती है, लेकिन औरत की जिम्मेदारी है कि उसको मना ले। क्यों? देखिए जब शादी होती है औरत, तो कहते हैं ना मेरी भी अना है, जब शादी होती है तो औरत क्या करती है, अपनी हर चीज़ हस्बैंड के हवाले कर देती। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी इज्जत है, इज्जत है ना औरत की। तो उसने अपनी इज्जत जब हस्बैंड के हवाले कर दी तो फिर क्या अना रह गई? फिर क्या रह गई? क्या अना रह गई? सही है। तो उस अना को ख़त्म करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो लिबास बन के रहो ना, एक दूसरे की केयर करो। एक दूसरे शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी की केयर करे, लेकिन जब खाली बीवी की फ्राइज नहीं है, शौहर के भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जितने बीवी के हैं। अगर बीवी से पूछा जाएगा तूने शौहर की खिदमत नहीं की, तो शौहर से भी पूछा जाएगा बीवी के साथ क्या करके आए, क्या सलूक रखा तुमने। बच्चे पहले इधर अपना हिसाब किताब अपना हिसाब, सही बात है, ऐसा ही है। चलिए सर आप अपना कुछ पैगाम। मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो ये कह चुकी हैं, मैं उसी को बताऊंगा दोबारा कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और कोऑपरेशन का सिर्फ कोऑपरेशन या कोऑपरेट करना ये यहाँ ही नहीं है, कोऑपरेट करें हर लेवल पे, हर एंगल से, हर ये मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करेंगे और करेंगी तो लाइफ फर्स्ट क्लास गुजरेगी। हर जगह, चाहे सास या बहू या माँ बाप बेटा, सब जगह हो, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और इंटरटेन भी साथ करें, कहीं जाना हो तो साथ में जाएं, सारे मामलात अपनी ज़िंदगी के जो है वो एज ए कपल जो है वो साथ रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और मैडम आपका आज की इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनने का। दिल तो नहीं कर रहा प्रोग्राम को वाइंड अप करूं या ख़त्म करूं, लेकिन मजबूरी है, टाइम की पाबंदी हमारे साथ होती है।
तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो एंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, फिर दोबारा से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। या वेलकम। और मैं दुआ गो हूँ कि आप जैसी शख्सियात को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, ताकि आप जैसे लोगों से आप जैसे लोगों से जो है वो बहुत कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकें और सीख सकें। इन्हीं अच्छी नेक तमन्नाओं के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया देखने वालों का। अल्लाह हाफ़िज़।